हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का हार्दिक स्वागत। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट को कैरी ऑन करें। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक, उसी को आज फर्दर कैरी ऑन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हमने एंजाइमिक स्टडी तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एमआई में ईसीजी चेंजेस और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वॉल एमआई है, इंफीरियर वॉल है, लेटरल वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, इंटीरियर वॉल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आज हम जो है डिस्कस करने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो हियर यू कैन सी एवरीवन ईसीजी चेंजेस इन एमआई, ईसीजी चेंजेस इन एमआई। गुड आफ्टरनून बदमाश बच्चों। आज फिर एक बार डॉक्टर वाली फीलिंग लेते हैं, उन टफ ईसीजी चेंजेस को इजी वे में पढ़ते हैं। ओके फाइन। नाना मोहम्मद साहिल, ईसीजी चेंजेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि ईसीजी जो है इससे हमें क्या पता लगाते हैं। डिटेक्ट लोकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ईसीजी से हम क्या पता लगाते हैं। तो आपको सिंपली लिखना है कि एमआई की लोकेशन का पता लगाना तो हमें ईसीजी कंडक्ट करना पड़ता है। ओके फाइन। अब एक क्वेश्चन बनेगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। खुश हो नवीन शर्मा, विल कंडक्ट विद इन 10 मिनट ऑफ अराइवल इन इमरजेंसी। क्वेश्चन आया हुआ है कि एक इमरजेंसी में पेशेंट आता है और पेशेंट को चेस्ट पेन है, पेन जो है वो सीवियर है, पेन जो है वो रेडिएट हो रहा है, पेन जो है वो क्रशिंग पेन है, और पेन जो है वो लास्ट 30 मिनट से। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या बता रहे हैं कि पेशेंट को क्या हो सकता है बच्चों एमआई, पेशेंट को क्या हो सकता है बच्चों एमआई। तो आपसे पूछेंगे, या तो आपको सस्पेक्टेड एमआई पूछेंगे, या ये कैरेक्टरिस्टिक दिया होगा तो आपको पूछेंगे जब पेशेंट इमरजेंसी में आ जाता है तो कितने टाइम के अंदर ईसीजी कंडक्ट करना चाहिए। दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। तो आपको आंसर लिखना कि विद इन 10 मिनट्स ऑफ अराइवल इन इमरजेंसी यू शुड नीड टू बी कंडक्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। अब ले चलता हूं नेक्स्ट में कि नॉर्मली यदि पेशेंट को एमआई हुआ तो ईसीजी में क्या क्या बदलाव आएगा, ये आपको यहां सीखना है। ये आपका नॉर्मल ईसीजी में पुट कर रहा हूं। हियर यू कैन सी एवरीवन, दिस इज योर नॉर्मल ईसीजी। ध्यान से देखिएगा, ये आपका पी वेव है, ये क्यू वेव है, ये आर वेव है, ये एस वेव है, ये टी वेव है। ये मैं आपको नॉर्मल ईसीजी पुट कर रहा हूं। अब एग्जाम में पूछते हैं एमआई वाले पेशेंट में ईसीजी चेंजेस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों एसटी एलिवेशन, दूसरा होगा टी वेव इन्वर्शन, और तीसरा होगा क्यू वेव रिमेन चेंज परमानेंटली। देखिए ये पेशेंट है, अगेन पी क्यू आर एस टी, ये पी वेव है, क्यू है, आर है, एस है, और वी कैसे टी। एसटी एलिवेशन, ये आपको मिला एसटी एलिवेशन, साथ में टी इन्वर्टेड मिला, एसटी एलिवेशन मिला, और क्यू वेव में भी चेंजेस मिला। क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यदि एसटी एलिवेटेड है
टी वेव इन्वर्जन है और क्यू वेव रिमेन चेंज परमानेंटली, मतलब क्यू वेव भी आपका परमानेंट चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है स्पेशली पहला वेरिएशन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, साथ में टी वेव इन्वर्जन इंपॉर्टेंट है और क्यू वेव की कहानी भी समझाऊंगा। क्यू वेव रिमेन चेंज परमानेंटली, मतलब मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो एसटी एलिवेशन दिखेगा, टी इन्वर्शन दिखेगा, क्यू वेव भी चेंज दिखेगा। बट इफ द पेशेंट एमआई जो है वो प्रेजेंट है, एमआई प्रेजेंट है, मतलब पेशेंट का चेस्ट पेन जो है प्रेजेंट है, तो ईसीजी में चेंजेस आपको दिखेगा, पी क्यू आर एस टी, एस टी एलिवेशन, टी इन्वर्टेड, क्यू वेव बदला। वहीं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होगा बच्चों। पहले आपको ये कहानी समझ में आ गई, कि यदि पेशेंट को एमआई होता तो क्या चेंजेस दिखेगा। पेशेंट को एमआई होगा तो बच्चों सबसे पहले क्या दिखेगा, एसटी एलिवेशन, टी इन्वर्शन और क्यू वेव रिमेन चेंज परमानेंटली। अब मजे की बात देखिएगा, यदि पेशेंट को एमआई हुआ और एमआई को ट्रीट कर लिया, ट्रीट होने के बाद में जो एसटी एलिवेशन था वो क्या हो गया, या एसटी नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। जो टी वेव इन्वर्जन था वो टी वेव नॉर्मल हो गया, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि पेशेंट को एमआई प्रेजेंट था और एमआई होने के बाद जब उसको ट्रीट किया तो पहले एसटी एलिवेशन था तो एसटी नॉर्मल आ गया, टी इन्वर्शन था तो टी नॉर्मल आ गया। बट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्यू वेव जो है वो नॉर्मल नहीं आता है, क्यू वेव जो है स्टिल चेंज परमानेंटली। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे पता है, कि क्वेश्चन ये पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसटी एलिवेशन एमआई, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। यदि एसटी एलिवेशन है, कंडीशन प्रेजेंट है, और नॉन एसटी का मतलब पेशेंट को एमआई हुआ था, ठीक हो गया, बट क्यू वेव स्टिल नॉट कम टू द नॉर्मल। क्वेश्चन यही पूछेंगे, वो कौन सी वेव है एमआई ठीक होने के बाद में भी नॉर्मल नहीं आती, वो कौन सा वेव है एमआई ट्रीट होने के बावजूद डज नॉट कम टू द नॉर्मल। तो आंसर लिखना क्यू वेव। आंसर क्या लिखोगे, क्यू वेव। मतलब प्रीवियस एमआई क्या इंडिकेट करेगा, प्रीवियस एमआई आपको पहले जो है वो एमआई हो रखा है उसको इंडिकेट करेगा, ओल्ड एमआई को इंडिकेट करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। याद रखना क्यू वेव बड़ा बदमाश है, ये वापस नॉर्मल नहीं आता। मैंने यहां मेंशन किया है, नॉर्मली क्यू वेव इंडिकेट दैट नेट डायरेक्शन ऑफ अर्ली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। आपको सबको पता है क्यू वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। डेप्थ एक्सीड 1/3 ऑफ द आर वेव, आर वेव से 1/3 इसकी डेप्थ बढ़ जाती है, इसकी डेप्थ बढ़ जाती है। जैसे पी था क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। इधर देखेंगे पी क्यू आर एस टी, ये आपकी सेंटर लाइन है, ये जो आर वेव का जो आपको अपराइट दिख रहा है और ये डीप, ये ऊपर की ओर जो लेंथ दिख रहा है ये क्यू वेव दिख रहा है डीप। तो क्यू वेव का जो डीप है, दोनों वेव आप जब देखोगे यहां पर आप देखोगे यहां का जो आर वेव का जो अपर जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ लेंथ अपर जो है उतनी है, बट यह क्यू वेव की लेंथ बढ़ गई, क्यू वेव की डेप्थ बढ़ गई। क्या बढ़ गई बच्चों, डेप्थ बढ़ गई मतलब 1/3 ऑफ द आर वेव हो गया। इसका मतलब ये क्यू वेव चेंजेस है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बड़ा इजी है। मैंने यहाँ पर थोड़ा मेंशन किया है, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखा है पेशेंट को हार्ट में इंजरी हुआ है,
ST segment usually elevated within the minutes. मतलब यहां पर ST क्या दिख रहा है? एलिवेटेड दिख रहा है। ST क्या दिख रहा है बच्चों? ST क्या दिख रहा है यहां पर आपको? एलिवेटेड दिख रहा है। दिस इज द ST एलिवेशन। दूसरा, इसीमिया की हम बात नहीं कर रहे, एक्यूट इन्फेक्शन की हम बात नहीं करें, बट मैंने कहा ओल्ड इन्फेक्शन। यहां ST सेगमेंट तो नॉर्मल आ गया, ये जो ST सेगमेंट था ये तो नॉर्मल आ गया, बट मेरे बच्चों Q वेव जो है, Q वेव है, डज नॉट कम टू द नॉर्मल। Q वेव जो है डज नॉट कम टू द नॉर्मल। ये एग्जैक्टली आपका ST एलिवेशन दिख रहा है। यहां पर Q वेव जो काफी डीप दिख रहा है, Q वेव जो काफी डीप दिख रहा है, क्योंकि Q वेव डज नॉट कम टू द नॉर्मल, इट इंडिकेटिंग पेशेंट हैव प्रीवियस MI। पेशेंट हैव प्रीवियस MI, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ST एलिवेशन होगा, T इन्वर्शन होगा, Q वेव परमानेंट चेंज हो जाएगा, Q वेव नॉर्मल नहीं आएगा, ST नॉर्मल आ जाएगा, T नॉर्मल आ जाएगा। दैट इज अ डिफरेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन सी वेव है, हार्ट अटैक ठीक होने के बावजूद भी वापस नॉर्मल नहीं आती है, तो आपको लिखना बच्चों Q वेव। क्या लिखना है? Q वेव। ये तो मैंने बताया बच्चों कॉमन। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कौन सा MI है। ये क्वेरीज आपके मन में आ रही होगी कि हाउ वुड यू फाइंड आउट, व्हेन वी कैन फाइंड आउट, कब कैसे हम पता लगाएंगे कि पेशेंट को इंफीरियर वॉल MI है, कैसे हम पता लगाएंगे पेशेंट को लेटरल वॉल MI है। अब ध्यान से देखना, MI का मतलब तो ये हो गया ST एलिवेशन, T inversion, then Q remain unchanged। ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी आपको बताया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हाँ हिरेन पटेल, ओके फाइन। अब एक ट्रिक्स याद करना है आपको, अभी इसी वक्त याद करना है कि पेशेंट को कौन से वॉल MI में, ECG के कौन से लीड में ये चेंजेस मिलेंगे। ये चेंजेस आपको समझ में आया ना? ये चेंजेस समझ में ना? ST एलिवेशन, T इन्वर्शन, ये चेंजेस कौन सी लीड में मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा MI है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा फोकस रखना बच्चों। हियर यू कैन सी एवरीवन, फोकस इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाटा वी आर गोइंग टू डिस्कस। हियर यू कैन सी electrocardiogram is the most commonly used for the myocardial damage। एक लिखा है septal wall MI। septal wall MI में मैं लिखा V1 और V2 में ये चेंजेस होगा, anterior wall MI में V3 और V4 में ये चेंजेस होगा, lateral wall MI में V5, V6, AVL और लीड फर्स्ट में चेंजेस होगा, देन inferior wall MI में लीड सेकेंड, लीड थर्ड और AVF में ये चेंजेस होगा, और पोस्टीरियर वॉल MI में होगा ST डिप्रेशन। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा। ये पर्टिकुलर मैंने MI और उसके सामने ECG चेंजेस लिखा। याद रखना, साल IP, साल IP, साल से कैसे जाएगा? साल दैट इज अ सेप्टर, A से एंटीरियर, और L से लेटरल, और I से इंफीरियर। साल V1 V2, एंटीरियर V3 V4, लेटरल V5 V6। लेटरल में क्या आता बच्चों? L। लेटरल में क्या आता? L, तो AVL और लीड फर्स्ट। अब कौन कौन से बच गए? लीड सेकेंड बच गया, लीड थर्ड बच गया, और AVF बच गया, और एक AVR जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लाइन से लिख देना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। साल V1 V2 V3 V4 V5 V6। लेटरल में L, तो AVL में L, साथ में V1 बच गया। वो सब I में लिखेंगे इंफीरियर वॉल में, और पोस्टीरियर अकेले में ST डिप्रेशन होता है। सिंपली फिर से रिमेंबर कर रहा हूं कि यदि हमें पता लगाना है
कि पेशेंट को कौन से वॉल में एमआई है, तो हमें याद रखना साल आई, पहले तो सेप्टल वॉल, एंटीरियर वॉल, लेटरल वॉल, इंफीरियर वॉल, V1 V2 में चेंजेस होगा, V3 V4 में चेंजेस होगा, V5 V6 में चेंजेस होगा, बट लेटरल में L आता है तो AVL में भी चेंजेस होगा और लीड फर्स्ट में भी चेंज होगा। अब कौन बचा? इंफीरियर। एक लीड सेकंड बचा है, लीड थर्ड बचा हुआ है, और AVL हो गया, AVF बचा हुआ है। तो हमें 4 तो याद हो गए बच्चों। पोस्टीरियर की बात करी तो एसटी डिप्रेशन, पोस्टीरियर की बात करी तो डिप्रेशन, ओके फाइन। और लास्ट में मैंने लिखा बच्चों कि यदि एवीआर इंडिकेट करता तो वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया को शो कर सकता है, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया को शो कर सकता है। रोशन ट्रिक्स अच्छा है बट थोड़ा सा ऑकवर्ड है, इसलिए मैंने रेस्पेक्टिव ट्रिक्स आपके सामने पुट की। साल आई पी, ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। हाँ, साली पागल है ऐसे नहीं बोलते बेटा, यहां याद रखने के लिए अपने मन ही मन में बोल सकते हो। तो आप बता सकते हो आज के बाद में कि हमें कौन से वॉल की एमआई है, तो कैसे पता? डॉक्टर तुरंत लीड देखता है और लीड देखते हमें बता देता है कि पेशेंट को कौन सा वॉल एमआई है। तो आपको इस तरीके से याद करना, कि जब भी आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत पेशेंट की ईसीजी में देख करके एमआई कौन सा हुआ आप बता सकते हैं। एमआई एवीआर लिखा पूजा, मैंने एवीआर का पर्पस लिखा हुआ है, ये वीटी को इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। क्लियर हुआ? ईसीजी चेंजेस की बात करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप बता सकते हो। पहले मैंने कल की क्लास में बताया था कहां ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो कौन सा एमआई होगा। आज हम बता सकते हैं ईसीजी देख करके कि पेशेंट को कौन सा वॉल एमआई, साल आईपी। ओके फाइन। नाउ विल मूव नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं बता रहा हूं जो आपको एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से याद रखना है। एक क्वेश्चन मैंने जैसे कहा था कि इमरजेंसी रूम में आने के बाद कितने टाइम के अंदर ईसीजी कंडक्ट करना चाहिए, तो आपने कहा 10 मिनट में। बट टॉल पीक टी वे फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट एमआई ओवर अफेक्टेड एरिया एग्जाम का एमसीक्यू। क्योंकि जो एसटी एलिवेशन हो ही रहा है, जब पेशेंट का PQRST, जब ये ST एलिवेट हो रहा है तो T क्या हो रहा है? टॉल हो रहा है। और T टॉल हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट को फर्स्ट साइन ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, फर्स्ट साइन इंडिकेट एक्यूट एमआई, और यही इंडिकेट करता हाइपरकैलीमिया। ये इंडिकेट करता बच्चों हाइपरकैलीमिया में भी टॉल टी वे होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि पीक टी वे और वी कैन से टॉल टी वे जो है ये एक्यूट एमआई का फर्स्ट साइन है, ओके फाइन। इनवर्ट टी वे हाइपोकैलीमिया और वी कैन से क्रोनिक एमआई। अब जब टी वे टॉल था तो आपका हाइपरकैलीमिया और वी कैन से एक्यूट एमआई बोल सकते थे। इन्वर्टेड टी वे तो हाइपोकैलीमिया और क्रोनिक एमआई। ये सिंपल तरीका है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं कि क्रोनिक एमआई का इंडिकेटर कौन सा है या पहला ईसीजी चेंजेस क्या है, तो आप टी जो इन्वर्ट बता सकते हो जिससे हाइपोकैलीमिया में होता है। That's clear everyone? Peak, tall T way, first sign of acute MI. Inverted T or hypokalemia, we can say chronic sign of MI. हाँ, मॉर्निंग याद रख सकते हैं हम, हाइपोकैलीमिया से भी इसको रिकॉल कर सकते हैं। ओके फाइन। नाउ हावर्स 2 days आफ्टर MI, ST सेगमेंट जो एलिवेटेड था comes to the normal, T wave जो inverted था comes to the normal, but Q wave change usually
रिमेन परमानेंट, चेंज यूजुअली रिमेन परमानेंट। हाँ बिल्कुल आदर्श, बताऊंगा आगे बेटा, आगे बताऊंगा। रिमेन परमानेंटली तो आपसे यही पूछते फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कौन सा वेव जो है चेंज नहीं होता। That you understand everyone? Okay, fine. Now next one. बच्चों मुझे इस फोटो को देख के आप आइडेंटिफाई करके बताइएगा ये कौन सा टेस्ट है, ये कौन सा टेस्ट है। यू कैन आइडेंटिफाई, ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये एग्जामिनर है, ये एग्जामिनर है। आप मुझे तुरंत बताइए ये टेस्ट का नाम क्या, इस टेस्ट का नाम क्या, और हम एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को करते हैं। आप मुझे आंसर बताइए इस टेस्ट का नाम क्या, इस टेस्ट का नाम क्या फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, फाइंड आउट इट एवरीवन। दैट इज अ फॉलोइंग एक्यूट स्टेज ऑफ MI, दैट इज एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट भी सुना होगा, TMT आपने सुना होगा, ट्रेडमिल टेस्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट स्टडीड हार्ट ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड डिटेक्ट द इवेलुएट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक्चुअली इसका मेन पर्पज होता है कि ड्यूरिंग एक्टिविटी आपका हार्ट कैसे काम करता है, ड्यूरिंग एक्टिविटी आपका हार्ट जो है वो कैसे काम करता है, क्योंकि हार्ट को वर्कलोड बढ़ जाता है, एग्जॉस्टन बढ़ जाता है, तो हमें पेशेंट को TMT टेस्ट करना होता है, ट्रेडमिल टेस्ट। दैट विल बी फाइंड आउट, नॉट हॉल्टर। क्या लिख रहे मेरा बच्चा? पूजा स्वीटी, हॉल्टर नहीं है, हॉल्टर के अंदर ये मशीन पे थोड़े ही खड़ा करते हैं, हॉल्टर में मशीन, पूजा हॉल्टर मॉनिटरिंग नहीं है, मशीन पे थोड़े खड़ा करते हैं यार, वो एक डिवाइस होती है वेस्ट पे लगा होता है, आपको मैंने डिवाइस नहीं बताई गले में टांगा हुआ, वो हॉल्टर मॉनिटर था। यहां तो इस पेशेंट को ट्रेडमिल पे दौड़ाया जा रहा है, इस पेशेंट को ट्रेडमिल पे दौड़ाया जा रहा है। लीड प्लेसमेंट, चेस्ट लीड दिख रहा है, 6 लीड, 4 पूरी लीड है, 2 अपर आर्म्स की तरफ लगा, 2 लोअर लेग की तरफ लगा, 6 चेस्ट लीड लगा हुआ। बच्चों थोड़ा सा तो ध्यान रखो, ये 2 खूबसूरत आंखें हैं ना, इनका उपयोग करो कंटेंट को डिटेक्ट करने में, और बहुत अच्छे से। ये मशीन पे खड़ा है, मशीन पे दौड़ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दैट वी कैन से हॉल्टर मॉनिटरिंग। मार खाने वाला काम नहीं करो आप बेटे बेटे, शुड नीड टू बी सीरियस। पढ़ाई भी कर लो, ताका झाकी भी कर लो, इधर भी सारे काम भी करो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आप जो क्लास को अटेंड करो, पूरा फोकस आपका क्लास पे होना चाहिए। कोई बेड पे बैठ के गोद में तकिया रख करके ड्राई फ्रूट खा रहा है, कोई बैठ के कॉफी पी रहा है, कोई लाइब्रेरी में डेस्क पे बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कोई फैमिली के बीच में बैठा हुआ है। अरे मेरे बदमाश बच्चों, जब आपको क्लास अटेंड करना होता है ना, सुकून से 4 से 5 घंटे के खोपचे में बैठ जाओ जाके, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, सारा फोकस क्लास पे हो, क्योंकि जो लाइव क्लास को आप लर्न कर सकते हो ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके बाद आप भले ही फुल मजे करके आओ 4-5 घंटे, बट एक बार ढंग से कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मुझे पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या एग्जाम में पूछा जाता है? आप चाहते हो मल्टी टैलेंटेड बनना, एक ही जगह बैठ के 50 काम करना चाह रहे हो, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। और ये लेटे लेटे कौन पढ़ रहा है? वेकअप, बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, क्लास को क्लास की तरह अटेंड करो, बैठ जाइए, फटाफट बैठ जाइए, पिलो लगा लिया, आराम से पैर पे पैर रख लिया और बढ़िया लेट के मोबाइल देख रहे हो। अब ये जो टेस्ट मैंने पुट किया, इसको हम TMT बोल सकते हैं, TMT बोल सकते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बट इसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट और इसको स्ट्रेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। हमें पेशेंट को सारी लीड का 10 लीड का प्लेसमेंट किया जाता है और ट्रेडमिल पे खड़ा किया जाता है, ट्रेडमिल पे खड़ा होकर हमें चलने के लिए बोला जाता है, और धीरे धीरे ट्रेडमिल का स्पीड जो है वो बढ़ाया जाता है, और हमें हार्ट का एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होता है, और डिमांड जो हार्ट की बढ़ती है, डिमांड जो है वो हार्ट की बढ़ती है, तो उस समय हार्ट में क्या ब्लड सप्लाई की कमी होगी। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, आप इमेज को देख करके आइडिया लगा चुके होंगे, दैट इज अ कार्डियक कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी, हाँ एकता बहुत बढ़िया मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। कार्डियक कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफी। देखिए जब भी हम एंजियोग्राफी की बात करें तो एक वर्ड हमें याद रखना है, स्टडी ऑफ आर्टरी, स्टडी ऑफ आर्टरी, स्टडी ऑफ आर्टरी। हियर यू कैन सी। दूसरा, शैली जब रिकॉर्डेड कोर्स लिया तो बेटा यहां क्यों टाइम पास कर रहे हो? एंजियोग्राफी, स्टडी ऑफ आर्टरी,
कभी कभी आपको आएगा वीनोग्राफी, वीनोग्राफी या फैलिबोग्राफी, फैलिबोग्राफी जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ वेन, स्टडी ऑफ वेन, वेन का स्टडी करें। जैसे मैं आपको वीनस डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया महिमा। वीनोग्राफी और वी कैन से फैलिबोग्राफी, फैलिब जो है वेन का ही दूसरा नाम है। आगे मैं आपको जैसे डीवीटी पढ़ाऊंगा, डीप एंड थ्रोम्बोसिस पढ़ाऊंगा, मैं आपको वेरिकोस वेन पढ़ाऊंगा। जितने भी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वेन की बात करें, वेन की स्टडी को हम लोग वीनोग्राफी बोलते हैं और आर्टरी की स्टडी को हम लोग एंजियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कार्डियक कैथेटाइजेशन मैंने कहा था बच्चों, टू डिटरमाइन एक्सटेंड एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हमें लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगाना है तो हमें एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, और हमें लोकेशन ऑफ एमआई का पता लगाना पड़ेगा तो हमें ईसीजी करना पड़ेगा, तो हमें ईसीजी करना पड़ेगा। अब खास बात क्या है, इस पिक्चर को ध्यान से यदि आप देख पा रहे हो, इस पिक्चर को देख पा रहे हो, एक इंसर्शन जो है वो ग्रोइन के अंदर एक इंसिजन दिया हुआ है ग्रोइन में, और यहां पर कौन सी आर्टरी है बच्चों? फीमोरल आर्टरी। कौन सी आ रही है? फीमोरल आर्टरी। ध्यान से देखना बच्चों, एक इंसिजन जो है रिस्ट में दिया हुआ, या कौन सी आर्टरी बच्चों? रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? रेडियल आर्टरी। ध्यान रखना, जब कैथीटर को हम आर्टरी में पुट करेंगे, जब कैथीटर को हम आर्टरी में पुट करेंगे तभी तो आयोटा में जाएंगे, और आयोटा में जाएंगे तो तभी असेंडिंग आयोटा में जाएंगे, और असेंडिंग आयोटा में जाएंगे तभी तो कोरोनरी आर्टरी में जाएंगे, और कोरोनरी आर्टरी से फिर हार्ट की पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में एंटर करेंगे। तो दैट इज अ टू साइड्स। एक्चुअली क्या होता है, कार्डियक कैथेटाइजेशन में हम इन दोनों साइड से कैथीटर को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक फीमोरल आर्टरी है आपके पास में, एक रेडियल आर्टरी है, या फिर हम ब्रेकियल को भी यूज कर सकते हैं। यहां से जब हमने कैथीटर को इंसर्ट किया, और इस कैथीटर को कहां इंसर्ट किया? इन टू द आयोटा। और मेरे बच्चों यहां पर आपको पता है ये असेंडिंग आयोटा है। क्या है? ये असेंडिंग आयोटा। और यहां से राइट और लेफ्ट का जाता है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। और हमें पता लगाना होता है कि पेशेंट को आर्टरी में कहीं न कहीं प्लेग तो नहीं है, कहीं की ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। इस तरीके से हमें पता लगाना होता है कार्डियक कैथेटाइजेशन की तरह। नीतू कश्यप, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गेट वेल सुन बच्चा। तो कार्डियक कैथेटाइजेशन का तरीका हम देखने से पहले कुछ आफ्टर कैथेटाइजेशन डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नर्सिंग केयर आफ्टर कार्डियक कैथेटाइजेशन सबसे पहले immobilize affected extremities in a flat position for at least 4 to 6 hours of venous entry side। यदि वेन हम यूज करें तो 4 to 6 आवर पेशेंट को रेस्ट देना है, और यदि आर्टरी हम यूज करें तो 6 to 8 आवर जो है आर्टीरियल साइड पे पेशेंट को इमोबिलाइज करना। इमोबिलाइज करना मतलब मूवमेंट को अवॉइड करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि पेशेंट को जब हमने कार्डियक कैथेटाइजेशन किया, तो कार्डियक कैथेटाइजेशन करने के बाद कितने घंटे तक जो है उस साइट को हम रेस्ट पुट करते हैं? तो 6 to 8 आवर्स यदि आर्टरी का यूज किया, 4 to 6 आवर यदि वेन का यूज किया, इट्स ओके। कुमार राज, ना मेरा बच्चा, ऐसा कोई बहुत ही वायर होता है, पतला वायर होता है बेटा, पतला वायर होता है, एक बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा कोई कैथेटर नहीं होता है। सिंगल लाइनर वायर जो होता है ना, हेयर जैसा होता है आपका हेयर, ऐसा पतला वायर होता है, उससे कोई अफेक्ट नहीं होता बेटा। हेड इज एलिवेटेड नॉट मोर देन 30 डिग्री। यदि पेशेंट को हमने कार्डियक कैथेटाइजेशन किया है तो हेड को 30 डिग्री से ज्यादा एलिवेट नहीं करना है। असिस्ट पल्स बिलो द कैथेटर साइड फॉर द इक्वलिटी और सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि पेशेंट को, ये पेशेंट है ये पेशेंट है और पेशेंट को हमने फीमोरल आर्टरी से कैथेटर को डाला, फीमोरल आर्टरी से हमने कैथेटर को डाला और उस कैथेटर को हार्ट में पुट किया। ये फर्दर आर्टरीज है, ये फर्दर आर्टरीज है। अब जैसे हमने कैथेटर को रिमूव कर लिया, कैथेटर को रिमूव करने के बाद में हमें यह पता करना है कि पल्स बिलो द कैथेटर, मतलब यदि मेरा फीमोरल आर्टरी में कैथेटर डाला था और फीमोरल आर्टरी से कैथेटर को निकाल लिया, फीमोरल आर्टरी से कैथेटर को निकाल लिया, उसके बाद हमें पॉप्लिटियल पल्स को चेक करना जरूरी है। इट इंडिकेट पेटेंसी ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इंडिकेट
ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। यदि हमारी डिस्टल पल्स डिमिनिश हो रहा है, अब्सेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन यू कैन कॉल द फिजिशियन। मेरी बात को समझना, यदि सपोज ये मेरी रेडियल आर्टरी है, ध्यान से देखिएगा, ये रेडियल आर्टरी, कहां रेडियल, अच्छा मैं आप काम करो, मैं आपको रेडियल आर्टरी को फेल्ट करवाता हूं। अपने मोबाइल आगे रखिएगा, हाथ से निकालिएगा, मोबाइल अपने सामने रख दीजिएगा और थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिएगा। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, सभी बच्चों से कह रहा हूं, मोबाइल आगे रख दीजिएगा, हाथ से हटा दीजिएगा, स्टैंड पे या सबके सामने रख दीजिएगा, दोनों हाथ को फ्री कर लीजिएगा। राइट नाउ दोनों हाथ को फ्री कर लीजिएगा। राइट नाउ आई विल चेक द रेडियल पल्स, हाउ कैन इजिली फाइंड आउट। दोनों हाथ फ्री कर लिए, ओके फाइन। अब लेफ्ट हैंड को ओपन करिए, लेफ्ट हैंड को ओपन करिएगा और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के सेंटर में पुट कर दीजिएगा। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के सेंटर में पुट कर दीजिएगा। हियर यू कैन सी, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और आपको लेफ्ट हैंड को बंद करना है, लाइक दैट। आपको लेफ्ट हैंड को ऐसे बंद कर देना है, देन यू फील इट, देन यू फील इट, दिस इज योर रेडियल पल्स, दिस इज योर रेडियल पल्स। बड़ा इजीली देखिए, कुछ नहीं किया, पेशेंट का हाथ अपने हाथ में रखा और अपने हाथ की मुट्ठी को धीरे से बंद कर लिया और महसूस करिएगा, टक टक टक, दिस इज रेडियल पल्स, है ना। कोई ऐसे देखता है, कोई ऐसे देखता है, कोई ऐसे देखता है, पेशेंट का हाथ अपने हाथ में पकड़ लीजिएगा ना, कितने स्मूथली आप एक्यूरेटली रेडियल पल्स को फेल्ट कर सकते हो। महसूस हुआ, महसूस हुआ ना, महसूस हुआ, ओके फाइन। सेकेंड थिंग, अब यदि रेडियल आर्टरी को यूज किया तो डिस्टल ब्लड सप्लाई को चेक करना है। ब्रेकियल आर्टरी को यूज किया तो रेडियल पल्स चेक करना, कि इंडिकेट करता है कि कैथेटर को निकालने के बाद ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। संतोष कुमार, शुक्रिया, समझ में आया? यस, दिस इज द वे हाउ टू फेल्ट, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, एक पेशेंट था, उस पेशेंट को कार्डियक कैथेटाइजेशन किया, पेशेंट वापस आपके वार्ड में आया, शुक्रिया महिमा, थैंक यू समरीन, नीतू शुक्रिया। कार्डियक कैथेटाइजेशन करवा करके पेशेंट जब वापस आपके वार्ड में आया तो आप पेशेंट का कौन सा पल्स फेल्ट करेंगे? तो आपको हमेशा वहां लिखना डिस्टल। कौन सा पल्स फेल्ट करेंगे, क्या लिखना बच्चों? डिस्टल पल्स लिखना, क्योंकि डिस्टल इंक्रीज ब्लड सप्लाई और पेटेंसी ऑफ ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता। ओके फाइन, बहुत मजा आएगा बच्चों, मैं सच बोल रहा हूं। ऐसे ऐसे आपको टेक्निक बताऊंगा, लीवर को पैल्पेट करना, थायराइड ग्लैंड को पैल्पेट करना, ट्रैक्शन को लगाना, कैथेटर को लगाना, बहुत सिंपल वे में आपसे डिस्कस करेंगे। इंट्रामस्कुलर की साइड आपको पता ही नहीं चलेगा, आप याद कर लोगे, क्योंकि ये तरीके होते हैं, ये तरीके होते हैं कि आप अपने आप के अंदर परफेक्टनिस्ट कब ला सकते हो, है ना। पेशेंट को जब पता चल गया ना आप उसके कौन से डाटा मॉनिटर कर रहे हो, तो डाटा एक्यूरेट नहीं मिलता। पेशेंट को महसूस ही मत होने दो और अपना काम करके फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके फाइन। नाउ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस मैनेजमेंट से आज कई सारे बच्चों के गर्लफ्रेंड के नाम याद दिलाऊंगा, याद रखना, कई सारे बच्चों का। मैंने बड़ा सिंपल लिखा मैनेजमेंट, है ना। पुरानी याद को ताजा करने वाला हूं बच्चों, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ जो है आपकी, उसको मैं एक बार रिकॉल करने वाला हूं। मैनेजमेंट में मैंने लिखा कि यदि पेशेंट को एमआई है, पेशेंट को एमआई है तो इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। पेशेंट को एमआई हुआ है और एमआई वाले पेशेंट को इमरजेंसी मैनेजमेंट करना, इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? वो बचपन के डायलॉग देखिएगा, मोना, है ना, मोना, somebody say like Mona darling, somebody say like Mona, है ना। तो मोना, that is a tricks, how can remember। आपको ये नाम याद आएगा, बहुत पुराने टाइम में आपने बहुत रिकॉल किया होगा, बट इसी नाम से हम आज अभी इसी वक्त इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ एमआई सीख लेंगे, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ एमआई सीख लेंगे। मोना, है ना, जस्ट इजी टू रिमेंबर ना, बहुत आसान होता है मोना वर्ड रिमेंबर करना, मोना लाइक, है ना। तो मोना मैंने लिखा है, मोना का एम का मीनिंग होता है मॉर्फिन, एम का मीनिंग होता है मॉर्फिन, मतलब इमरजेंसी में यदि एमआई को ट्रीट करना है तो हमें मॉर्फिन देना होगा। मॉर्फिन ओपियोइड एनाल्जेसिक है बच्चों, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है,
that is a morphine sulfate, my loving future nursing officer. Shukriya Biranchi. Then oxygen, then nitroglycine, NTG, then बच्चों एस्प्रिन. एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, है ना. हमें याद रखना कि MI को ट्रीट करना है तो मोना को याद करिएगा. मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लाइसिन, A that is aspirin, my loving future nursing officer. Shukriya Reshma. So that is a 4 word we can recall. The word indicate treatment of emergency in myocardial infarction. हमें मॉर्फिन देना है, हमें ऑक्सीजन देना है, हमें नाइट्रोग्लाइसिन देना है, हमें एस्प्रिन देना है. और इसमें कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले हमें क्या देना, वो मैं आगे प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पोजीशन की बात करूंगा. यहाँ हमें इतना याद रखना. अब आगे जब मैं आपको मैनेजमेंट में एग्जैक्टली मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, तो मैं एक एक ड्रग को डिटेल में पढ़ाऊंगा. तो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मेडिकल मैनेजमेंट. अब एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार वायरल हुआ, आपने भी सुना होगा कि एक पेशेंट है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट या इमरजेंसी में आता है, देन कंप्लेन करा कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे डायफोरेसिस हो रहा है, मुझे ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, पेन मेरा रेडिएट हो रहा है, लास्ट 30 मिनट से पेन हो रहा है. एज नर्स व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? तो आपको आंसर क्या लिखना है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला. इस पेशेंट को हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे और रूट कौन सा होगा, मेथड कौन सा होगा, दैट वी कैन से नेजल कैनुला, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ग्रेट प्रगति. देखिए नेजल कैनुला के बारे में थोड़ी बताता हूं. नेजल जो कैनुला होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का प्रॉन्स होते हैं, 2 ये प्रॉन्स होते हैं. यहां हम इसको क्या बोलते हैं, होल्ड करते हैं, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से हम कनेक्ट करते हैं. ये प्रॉन्स होते हैं, प्रॉन्स. और इन प्रॉन्स को हम कहां पुट करते हैं? नोज में. कहां पुट करते हैं? नोज में. एक्चुअली नेजल कैनुला जो है, और नॉर्मली बात करूं तो 1 to 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर करता है, या 24 to 44% पर मिनट O2 डिलीवर करता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बच्चा. और डेली एम्स का तो फेवरेट क्वेश्चन यही है कि नेजल कैनुला से कितना ऑक्सीजन डिलीवर किया जा सकता है. 1 to 6 लीटर पर मिनट लिखना. कभी पूछते परसेंटेज में कितना परसेंटेज डिलीवर किया जा सकता है, तो 24 to 44% लिखना, 24 से 44% लिखना. बिकॉज जब भी हम नेजल कैनुला से पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, यदि हमारे पास 1 लीटर फ्लो रेट चल रहा है, 1 लीटर का फ्लो रेट चल रहा है, तो पेशेंट को 24% O2 मिल रहा है. यदि बच्चों 2 लीटर का फ्लो रेट चल रहा है, तो +4 करना, 28% O2 मिल रहा है. यदि 3 लीटर का फ्लो रेट चल रहा है, 3 लीटर का चल रहा है, फिर +2 करना है, तो 32% होगा. यदि 4 लीटर का फ्लो रेट चल रहा है, 4 लीटर का फ्लो रेट चल रहा है, फिर +2 करना, 36 हो जाएगा, +4 करना 36 हो जाएगा. यदि कोई पूछे 5 लीटर का फ्लो रेट चल रहा है, तो याद रखना 36 में 4 प्लस करना है, तो 40% हो गया. और कोई कहे 6 लीटर का फ्लो रेट चल रहा है, तो मेरे बच्चों 44%. यही तो मैंने आपको यहां पर बताया था. नॉर्मल फ्लो रेट आपसे कोई पूछे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, तो 1 to 6 लीटर लिखना. आपसे कोई ऐसा पूछे कि परसेंटेज में कितना, तो 24 to 44% लिखना. और आपसे कोई ऐसा पूछते हैं कि 1 लीटर में कितना, 24, 4 प्लस करते जाना, इधर 1 प्लस करते जाना. आपका डाटा कभी गलत नहीं होगा, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है. दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ. पेशेंट सफर विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन. एज ए नर्स व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? तो हमें सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना होगा. और सेकेंड प्रायोरिटी पूछे तो पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं. सेमी फाउलर, that is a 30 to 45 degree.
30 to 45 डिग्री एंगल जो है ये सेमी फाउलर पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? सेमी फाउलर। ग्रेट पूजा, वी आर फाइटर, वी आर फाइटर। अनुपम सहाय, हम क्या कर सकते हैं अनुपम? हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। वी आर नर्सिंग, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिकम नर्सिंग ऑफिसर। हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, बाकी ड्रग का काम हमारा नहीं है। ड्रग का काम हमारा नहीं, डॉक्टर कहेंगे तभी देंगे। अनुपम आपसे पूछे, एज ए नर्स आपको पूछेंगे हमेशा, एज ए नर्स आप पेशेंट को सबसे पहले क्या दोगे? ऑक्सीजन दोगे, फिर आप पेशेंट को क्या दोगे? पोजीशन दोगे। क्या दोगे? पोजीशन दोगे। ओके फाइन। बट इससे तो बच्चों टेम्पररी रिलीफ मिलना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, प्रसन्ना कुमार, बिल्कुल। ऑक्सीजन नेजल कैनुला से हम कितना दे सकते हैं? नॉर्मली जो नॉर्मल फ्लो रेट होता है 4 to 6 लीटर हम स्टार्ट कर सकते हैं। 4 to 6 लीटर जो है पर मिनट हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आपका, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट वन, सबसे पहले पढ़ाना चाहूंगा मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट है ना, और इस मॉर्फिन पे कम से कम मैं आपको बता दूं 20 MCQ बनेंगे। कितने बच्चों? 20। और इस मॉर्फिन को पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए। एक और बात शेयर करता हूं, मैं आपको जितने भी ड्रग्स मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ाऊंगा वो फार्मा में दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी। आप सुन लीजिएगा ध्यान से, जितने भी मैं ड्रग्स आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ाऊंगा वो फार्माकोलॉजिकल सब्जेक्ट में अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सुन लीजिएगा, कल आपको ऐसा लगे कि फार्मा में ये ड्रग नहीं पढ़ा, मैं हर ड्रग को आपको वहां पढ़ाऊंगा जहां उस ड्रग की जरूरत है, जहां उस ड्रग की जरूरत है, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा विथ मैकेनिज्म। तो आप कहीं पर भी ये मत सोचना कि सर ने फार्मा में अलग से नहीं पढ़ाया। ये अलग दो जगह टाइम पास करने पाप लगता बेटा। मैं आपको मॉर्फिन यहीं पढ़ाऊंगा, मैं नाइट्रोग्लाइसिन यहीं पढ़ाऊंगा, मैं एस्प्रिन यहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग भी एमआई में पढ़ाऊंगा। ये ड्रग अलग से नहीं मिलेगी, अलग से मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मैं कंप्लीट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए जो जरूरी है वो वही देने की कोशिश करूंगा बच्चों। ओके फाइन। मॉर्फिन सल्फेट, पहली बात, ये ड्रग क्या है? ओपियोइड, ओपियोइड एनाल्जेसिक। ये तो सबको पता है, एनाल्जेसिक है। अब क्या होता है कि मॉर्फिन सल्फेट, आपने कैंसर वाले पेशेंट को सुना होगा, आपने कैंसर वाले पेशेंट सुना होगा, बट मॉर्फिन क्या करती है? डिक्रीज। पहला सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है पर्पस क्या मॉर्फिन का, तो आपको लिखना टू डिक्रीज डिमांड ऑफ O2 इन हार्ट। आपके हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड कम करती है। कभी मत लिखना, कभी मत लिखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि मॉर्फिन कैन कॉज रिड्यूस पेन। ज्यादातर बच्चे सीधा ये लिखते हैं, मॉर्फिन का शब्द आता है रिड्यूस पेन ना। हार्ट की बात करें, कार्डिक सिस्टम की बात करें, एमआई की बात करें, तो यह मॉर्फिन का काम है टू डिक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। ये डायरेक्ट एमसीक्यू, ये डायरेक्ट एमसीक्यू पूछेंगे। यहां ऑप्शन में ये भी मिलेगा टू रिड्यूस पेन, बट आपको यदि जहां ऑप्शन में ये लिखा मिले कि टू डिक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द हार्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। कैसे डिमांड को डिक्रीज करेगी ये मैं आपको बिल्कुल सिंग। इट्स डिक्रीज वीनस रिटर्न, जैसे मॉर्फिन आप दोगे वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा। इट मे ऑल्सो स्टिमुलेट लोकल हिस्टामिन मीडिएट प्रोसेस इन योर ब्लड रिजल्टिंग रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ये सीधा एमसीक्यू जो मैंने बताया आपको पूछेंगे। ये वीनस रिटर्न जो है डिक्रीज करेगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज करने के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाएगा, लोकल हिस्टामिन मीडिएट प्रोसेस जो है एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपकी मसल्स में पहुंच करके मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देगा, मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको जब भी पूछे तो सीधा मत लिख देना बच्चों टू रिड्यूस द पेन, टू डिक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज अ प्रायोरिटी फंक्शन, प्रायोरिटी पर्पस पेशेंट टेकिंग मॉर्फिन सल्फेट। ये मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए। अगेन एग्जाम का एमसीक्यू, अगेन एग्जाम का एमसीक्यू, जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। शुक्रिया पूजा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। आपसे जब भी पूछे मॉर्फिन क्या करता है,
मॉर्फिन O2 डिमांड को कम करेगा। अब हार्ट में जब O2 डिमांड कम हो जाएगी, दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। दर्द क्यों हो रहा है? क्यों कार्डियक मसल को ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही? क्यों ब्लड नहीं पहुंच रहा था, ब्लड नहीं पहुंच रहा था। और ब्लड नहीं पहुंच रहा था, अब हम डिमांड कम कर देंगे, नहीं आएगा तो भी चला रहे हैं ना, तो भी चला रहे हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू एवरीवन। अब एक इमेज मैंने दिया बच्चों, यहां मॉर्फिन का एक ड्रग का मैंने एक इमेज दिया, मॉर्फिन सल्फेट 2 mg पर ml। ध्यान से देखना, 1 ml में 2 मिलीग्राम आता है, 1 ml में 2 मिलीग्राम आता है। ये इसलिए पुट किया है, एम्स वाले क्या बदमाशी करते पता है? किसी ड्रग का फोटो दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसका काम क्या है, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। ऐसे क्वेश्चन बनाने लग गए आजकल, ऐसे क्वेश्चन बनाने लगे तो हम भी कौन से कम है, हमने भी फोटो दे दिया। एम्स जो चाहेगा ना वो कर ले, आपको क्रैक करना है, आपको मेहनत करनी है, हर एक लूप होल पे वर्क करना है। एम्स ड्रग का फोटो देता है, आप फोटो भी देख करके वो फीलिंग ले लीजिएगा, है ना। अब मैंने यहां लिखा है, इनिशियली पूछेंगे तो कितना डोज देंगे, 2 to 4 mg, मतलब 1 ml जो इसमें दिख रहा है उस 1 ml में 2 mg है ना, 2 mg जो है पर ml है, पर ml है। आपसे पूछेंगे मॉर्फिन का MI वाले पेशेंट को इनिशियल डोज क्या, इनिशियल डोज क्या माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको लिखना 2 to 4 mg, 2 to 4 mg, 2 to 4 mg बच्चों याद रखिएगा, 2 से 4 मिलीग्राम। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मॉर्फिन का हाफ लाइफ स्पान कितना होता है, तो बच्चों 2 to 4 आवर्स। हाफ का मतलब कंप्लीट लाइफ स्पान जो है वो 6 to 8 आवर्स होता है। मतलब एक बार मॉर्फिन आपने किसी पेशेंट को दे दिया तो लगभग वो 6 to 8 आवर्स तक काम करेगा, 6 to 8 आवर्स तक काम करेगा। बट कंपटीशन वाले बदमाशी यहां करते हैं आपको डराने के लिए कि किसी पेशेंट को मॉर्फिन दिया, उसका हाफ लाइफ स्पान कितना होगा, हाफ लाइफ स्पान कितना होगा माय लविंग। बिल्कुल बेटा, दीपिका राजपूत, मेरा बच्चा वेट करो, मैं सब कुछ बताने वाला हूं, थोड़ा सब्र करो बच्चा, थोड़ा सब्र करो। देखिए, हाफ लाइफ स्पान पूछे 2 से 4 घंटे। हाफ का मतलब एक बार किसी पेशेंट को मॉर्फिन दिया, तो 2 से 4 घंटे तो कम से कम काम करेगा। बट फुल लाइफ स्पान कितना हो गया, 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे तक ये मॉर्फिन वर्क करता है। बट एग्जाम में डराने के लिए पूछ लेते हैं हाफ लाइफ स्पान, तो आपको हाफ लाइफ स्पान भी मैंने बता दिया। अब बात आती है दीपिका राजपूत ने जो पूछा है, दीपिका अब आता मॉर्फिन देते कैसे। मॉर्फिन को इंट्रावीनस देंगे और इंट्रावीनस भी डाइल्यूट करके देंगे। किसमें डाइल्यूट करेंगे, 5 ml स्टीराइल वाटर में। डायरेक्ट मत देना, पेशेंट को रेस्पिरेटरी स्ट्रेस हो जाएगा, डायरेक्ट मत देना। 5 ml स्टीराइल वाटर में और कम से कम 4 to 5 मिनट ड्यूरेशन में देना है, 4 to 5 मिनट ड्यूरेशन। इसका रीजन बताऊंगा, पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए कि मॉर्फिन कौन से रूट से देंगे, आईवी, कितना ml में डाइल्यूट करेंगे, 5 ml में, कितने टाइम में देंगे, 4 to 5 मिनट। क्योंकि आईवी जब भी हम किसी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो 25 to 35 डिग्री एंगल पे देते हैं। ये पहला एमसीक्यू किसी बुक में नहीं मिलेगा। 25 to 35 डिग्री एंगल पे देंगे। दूसरा इफेक्ट जो है, ड्रग का जो इफेक्ट जो है वो 30 to 60 सेकेंड में आ जाता है। ड्रग का इफेक्ट जो है, जैसे ही आपने ड्रग लगाया, क्योंकि हम डायरेक्ट ही कहां देते, डायरेक्ट ब्लड में देते, डायरेक्ट कहां देते बच्चों, हम डायरेक्ट ब्लड में पहुंचाते, क्योंकि आईवी देते तो वेन में देते हैं। और उस ड्रग को देने के अगले 30 to 60 सेकेंड में वो ड्रग रिस्पॉन्ड कर देगी मेरे बच्चों। यदि आपने किसी पेशेंट को आईवी ड्रग दिया, देने के 30 से 60 सेकेंड में रिस्पॉन्ड करेगी। इसीलिए जब भी आईवी ड्रग देते तो स्लोली देना होता है। अब हम रहे भारतीय, अब आपको कोई बोले कि पेशेंट को आईवी ड्रग लगा के आते हो, तो आईवी नॉर्मली जो है 4 to 5 मिनट तक, हम धीरे 10 मिनट तक का टाइम लेना चाहिए, हम देते हैं 4 to 5 सेकेंड में। झूठ मत बोलना। यदि कोई आईवी ड्रग दिया हो, आपने रेंटेक बहुत दिया होगा,
जब भी आईवी ड्रग दिया हो हम लोग 4 to 5 सेकंड में दे देते हैं। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, क्योंकि हर ड्रग का साइड इफेक्ट होता है और ड्रग डायरेक्ट ब्लड में जाएगा तो सीधा अटैक किस पे करेगा, आपके दिल पे अटैक करेगा। तो कभी भी जब आईवी ड्रग आप किसी पेशेंट को देते हो ना, तो स्लोली देना, स्लोली देना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पुष्पा, ड्रग को हमने ब्लड में भेजा, ब्लड के साथ वो ड्रग ट्रेवल करके टारगेटिंग सेल पे पहुंचेगी और वहां पर काम करेगी। वो मॉलिक्यूल्स उसी का है। हाँ, हम क्या करते हैं, फोन कान पे लगा हुआ है, पेशेंट का कैप खोला, निडल सिरिंज को लगाया, बात कर रहे हैं और पिस्टन को दबाया, कैप लगाया और वापिस चले गए नर्सिंग स्टेशन की तरफ और पीछे मुड़ के देखा, पेशेंट ऊपर गया। पेशेंट बड़ा आसानी से भेज दिया ऊपर, बिना कोई टिकट, बिना कोई कंसर्न, डायरेक्ट भगवान के पास। तो ये तरीका गलत हो जाता है, ये तरीका गलत हो जाता है। जब भी आईवी देते हो प्लीज बी केयरफुल, यू शुड टेक टाइम, यू शुड एडमिनिस्टर स्लोली, अदरवाइज बिना टिकट भगवान के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा बच्चों। मैंने यहां मेंशन किया है, यदि आप किसी पेशेंट को मॉर्फिन यदि फास्ट दे देते हो तो ये मॉर्फिन का साइड इफेक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज अ प्रायोरिटी कंसर्न। उसके अलावा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और कॉन्स्टिपेशन है, ये प्रायोरिटी कंसर्न है। क्या होता है, आपको कोई कहे कि नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है अडल्ट में, आपको कोई कहे अडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, आपको लिखना है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। 12 से 20 जो है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ये नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट है, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है। यदि पेशेंट का रेस्पिरेशन जो है वो लेस देन 12 हो गया तो हमें इस ड्रग को स्टॉप कर देना है, और लेस देन 10 हो गया तो इंडिकेट करा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होते हैं बच्चों, खतरनाक, ध्यान से देखिएगा, है ना, खतरनाक कॉम्प्लिकेशन। रेस्पिरेटरी रेट जो है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मली होता है। लेस देन 12 आएगा तो हमें इस ड्रग को बंद कर देना है। लेस देन 10 होगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है, लिखा है विथ होल्ड मेडिकेशन इफ योर रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब आप डिगॉक्सिन पढ़ते हो, तो डिगॉक्सिन पढ़ते समय हम लोग हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं। यदि आपको पूछे कोई मॉर्फिन सल्फेट का, तो मॉर्फिन सीधा अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए ये बहुत सारे पैरामीटर मैंने आपको बताया कि इवन कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि किसी पेशेंट को आप मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हो ना, तो प्राइमरी कंसर्न क्या होगा, टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट। क्या होगा, टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट। यदि डिगॉक्सिन ड्रग दे रहे हो तो प्राइमरी कंसेप्ट क्या होगा, टू मॉनिटर हार्ट रेट। बच्चों बहुत बढ़िया नीतू, बहुत बढ़िया मेरा बच्चा। सोलंकी दास, एक बार और बताएं। ओके फाइन। क्या करना है, पेशेंट को एमआई था, उसको O2 डिमांड कम करवाना था, तो क्या दे दिया, मॉर्फिन। क्या दिया, मॉर्फिन। बट मॉर्फिन क्या करता है, वीनस रिटर्न को डिक्रीज करता है, और 2 to 4 mg हम डोज दे सकते हैं इनिशियली। फुल लाइफ स्पान हम 6 to 8 आवर मानते हैं, 6 से 8 घंटे तक ये ड्रग काम करती है, और हाफ लाइफ स्पान उसका आधा कर लो, 2 to 4 आवर्स। रूट कौन सा, आईवी। डाइल्यूट कितने ml में करेंगे, 5 ml में। ड्यूरेशन कितना, 4 to 5 मिनट्स में देंगे। डीएन नर्स का काम है उस पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, स्पेशली रेस्पिरेटरी रेट चेक करते रहे, अदरवाइज पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। और यदि रेस्पिरेटरी रेट आपने देखा लेस देन 12 आ रहा है, तो मतलब हमें तुरंत इस ड्रग को बंद कर देना है। और लेस देन यदि आपको 10 मिला, ये नॉलेज के लिए लिख देता हूं, इफ लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट, मतलब पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। ये पैरामीटर मिलते ही आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बाकी मैंने ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन लिखा, कॉन्स्टिपेशन लिखा, ये एडिशनल पैरामीटर है। अभी और खास बात तो बाकी है मॉर्फिन के बारे में। इधर देखिएगा, अलग अलग 3 आंखें दिख रही है ना, आंखें देखिएगा बच्चों, आंखें।
आंखों की तरफ चलने से पहले मैं कुछ पैरामीटर और बताता हूं। इफ योर रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट इंडिकेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। देन अब एक और बात समझिएगा, मॉनिटर फॉर द प्यूपिल चेंजेस बिकॉज पिन पॉइंट प्यूपिल लेस देन 2 mm कैन इंडिकेट मॉर्फिन ओवरडोज। मतलब आपने ओपियम सुना है, अम्ल होता है ओपियम। ओपियम ज्यादा खाने से पेशेंट को क्या होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल। यदि किसी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट ड्रग दिया और मॉर्फिन सल्फेट का ओवरडोज हो गया, मतलब टॉक्सिसिटी हो गई, जरूरत से ज्यादा डोज पहुंच गया, तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्या इंडिकेट करेगा, तो आपको इंडिकेट करेगा पिन पॉइंट प्यूपिल जिसका डायमीटर लेस देन 2 mm होगा। जिसका डायमीटर क्या होगा बच्चों, लेस देन 2 mm होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अब ध्यान से देखिएगा, प्यूपिल जो है 2 to 6 mm डायमीटर का होता है। डायमीटर ये नॉर्मल बता रहा हूं, नॉर्मली आपका प्यूपिल 2 to 6 mm का होगा। आप कुछ बुक्स में जाके देखोगे 2 to 3 mm मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। आप कुछ बुक्स में देखोगे 2 to 4 mm मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। एग्जैक्टली 2 to 6 mm इट इज अ नॉर्मल डायमीटर ऑफ प्यूपिल, अब क्या होगा, जब पेशेंट को आपने मॉर्फिन ज्यादा दिया, अब ये जो प्यूपिल दिख रहा है इसका डायमीटर कितना है, 2 to 6 mm है। कितना बच्चों, 2 to 6 mm है। और ये जो दिख रहा है, ये प्यूपिल क्या कह रहा है, पिन पॉइंट। ये प्यूपिल कैसा दिख रहा है, पिन पॉइंट। मतलब होना इतना चाहिए डार्क ब्लैक कलर। भाई प्यूपिल का कलर कैसा होता है बदमाश बच्चों, ब्लैक होता है। प्यूपिल कैसे कलर का होता है, ब्लैक होता है। इस प्यूपिल को देखिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, और इधर वाली प्यूपिल को देखिएगा, ये प्यूपिल नैरो दिख रहा है, और इधर आप देखोगे ये प्यूपिल डायलेटेड दिख रहा है। ये प्यूपिल जो है ये डायलेटेड है। फर्क देखना अभी मैं बताऊंगा। अब चेक करना चाहते हो प्यूपिल का रिस्पॉन्स, अभी सीखना चाहोगे, तो आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर जरूर होगा। यदि कोई नहीं है तो शाम को जब घर पे जाओ, रूम पे जाओ, तब ट्राई करना। हमें कैसे देखना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर प्यूपिल को। एक्चुअली आपने देखा होगा, जैसे ये मोबाइल की लाइट है ना, मोबाइल की लाइट है, ये मोबाइल की लाइट है, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली क्या होता है, आप किसी पर्सन की यदि प्यूपिल का रिस्पॉन्स चेक करना चाहो ना, तो दो चीजें करना। एक तो पेशेंट को एक जगह बिठाना और एक ऑब्जेक्ट पे उसको देखने के लिए बोलना, एक आई को आपको क्लोज करवाना। जैसे यदि किसी पेशेंट का प्यूपिल देखना, एक आंख को बंद कर दिया, इजी हो, एक आंख को बंद कर दिया। अब मुझे राइट आई का प्यूपिल देखना है, तो ध्यान से देखना। जैसे मैं किसी के सामने से देख रहा हूं, तो पूरा प्यूपिल मेरा है नॉर्मल, और ये लाइट आएगा साइड से जो लाइट आएगा लाइक दैट। जैसे लाइट आपके प्यूपिल पे पड़ेगा तो प्यूपिल क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, और जैसे लाइट हटेगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो आप क्या करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, किसी भी अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को बोलना कि इस फिंगर की तरफ देखें, साइड से मोबाइल लेके आना उसके प्यूपिल के ऊपर, तो प्यूपिल कैसा होगा, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। जैसे ही लाइट हट जाएगा तो प्यूपिल वापस क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। इसका मतलब योर प्यूपिल रिएक्टिव टुवर्ड्स लाइट, इट इज नॉर्मल। योर प्यूपिल रिएक्टिव टुवर्ड्स लाइट इज नॉर्मल। जैसे कई बार आपने देखा शिकारी शिकार करते आपने कई बार देखा होगा, तो क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उस पर लाइट डिलीवर करते हैं। जैसे लाइट डिलीवर करेगा तो उस एनिमल की प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तब तक उसको गोली मार देते हैं। तो ये तरीका होता है। जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो, डॉक्टर आते, पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट आता, तुरंत लाइट लेके ऐसे प्यूपिल चेक करते हैं। कभी कभी हम भी कर लेते, बट हमें पता नहीं होता है ना। कभी कभी हम भी लाइट मार लेते हैं पेशेंट की आंखों पे, ऐसे आईलिड को ऊपर करके, बट हमें पता नहीं होता हमें देखना क्या है।
आज के बाद जब भी आपको मौका मिले, पेशेंट के बेड के पास जाना, साइड से लाइट को लेके आना, और जैसे ही सेंटर ऑफ लाइट पहुंचेगी तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता हुआ दिखेगा, और जैसे लाइट हट जाएगी तो प्यूपिल वापस डायलेट होता हुआ दिखेगा. दैट मीन्स योर प्यूपिल रिस्पॉन्डिंग. दैट मीन्स योर प्यूपिल रिस्पॉन्डिंग. तो आज के बाद झूठा फोटो नहीं खिंचवाने का, एग्जैक्टली जाने का, पेशेंट के पास खड़े होने का, साइड से लाइट को लेके आने का, डिलीवर जब लाइट होती प्यूपिल पे, प्यूपिल का रिस्पॉन्स देखने का. दिस इज द राइट वे. दिस इज द राइट वे. अरे डॉक्टर कोई बड़ी तोप थोड़ी होती है, वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन बीइंग है. और आजकल जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो ना, सच कहो ना बच्चों, ये डॉक्टर को भी पीछे छोड़ रहा है. जिस लेवल की स्टडी आप कर रहे हो ना, ये लेवल जो नर्सिंग का है आज 21वीं सदी में ना, तो अच्छे खासे डॉक्टर के पास बैठ के जब आप जिक्र करोगे ना ये पैरामीटर्स के, तो आपसे पूछेगा आपने एमबीबीएस किया क्या. तो हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं बच्चों. और ये सच है, ये सच है. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर किसी डॉक्टर से कम नहीं है. पढ़ने वाले जब हम एम्स में ज्वाइन करने जाते हैं ना बच्चों, कई बार हमें ये जो रेजिडेंट डॉक्टर उनसे सामना होता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं यार बहुत अच्छा पढ़ के आए, आप कहां से पढ़े, क्योंकि इतनी स्टडी तो हमने भी नहीं की, सीधा बोलते. तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, आप डे बाई डे ग्रूम हो रहे हो. देखिए हंस रहे हो, है ना, हंसना चाहिए बच्चों, हम मेहनत कर रहे हैं, है ना. और जब मेहनत करके कोई चीजों को सीखते हैं तो जिंदगी भर याद रहती है. खुश होकर के याद करना है हमें हर पैरामीटर. मैं एक्सरे देखना सिखा दूंगा, मैंने ईसीजी आपको बताई, आगे इलेक्ट्रोलाइट और कैसे ईसीजी बदलाव में देखा जाता है, हर कुछ, हर प्रोसीजर्स हम पढ़ने वाले हैं. बस आप चलते रहो मेरे बच्चों, आप चलते रहो साथ साथ में. ओके फाइन. तो एक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया. अब आता है कि यदि कोई ड्रग का ओवरडोज हो जाता है, कोई ड्रग का ओवरडोज हो जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको आंसर लिखना है नेलेक्सोन. एंटीडॉट के रूप में हम दे सकते हैं, एंटीडॉट के रूप में दे सकते हैं, जिसको हम नार्कन बोलते हैं. नार्कन बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. नार्कन ही नेलेक्सोन है. ये ड्रग क्या करेगी, ये मॉर्फिन मॉलिक्यूल्स आकर के जब बाइंड होता है ना, वहां पर उसको बाइंड ही नहीं होने देगी. तो फिर मॉर्फिन काम कैसे करेगा, तो मॉर्फिन के इफेक्ट को जो है कम कर देती, मॉर्फिन की जो है इफेक्ट को कम कर देती माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. थैंक यू अमर हेल्थ क्लब, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. ओके फाइन. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मॉर्फिन के बारे में पूछना चाहता हूं कि आप आंसर सही दें. और एनक्लेक्स का एमसीक्यू है, देखिएगा, और गलत किया ना सच में डंडा लेके घर पे पहुंच जाऊंगा, ध्यान रखना. क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. मैंने आपको कहा था ना बच्चों, मॉर्फिन ऑल्सो यूज टू रिलीज पेन ऑफ द कैंसर. ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज रिसीविंग मॉर्फिन सल्फेट for pain. A nurse employee which priority action, a nurse employee which priority action in the care of the client. कौन सा प्रायोरिटी एक्शन यहां पर फॉलो करेंगे, कौन से प्रायोरिटी एक्शन यहां पर फॉलो करेंगे माय लविंग फ्यूचर. शुक्रिया पूजा. एक बार फिर से देखिएगा, डायग्नोसिस था कैंसर, दिया उसको मॉर्फिन, दर्द हो रहा था, तो डियर नर्स एम्प्लॉय विच प्रायोरिटी एक्शन इन द केयर ऑफ द क्लाइंट. ऑप्शन ए, क्या उसका स्टूल मॉनिटर करेंगे. ऑप्शन बी, क्या फ्लूइड इनटेक लिए एनकरेज करेंगे. ऑप्शन सी, क्या यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे. अरे बट्टा दीपक शर्मा, ये जेएनसी से पूछा जा रहा है एमसीक्यू, सब्र कर लो, है ना. जो आप सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप सोच रहे हो उस पर कुछ भी नहीं ऐसा. ऑप्शन डी लिखा है, एनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड ब्रीथ डीपली. अब आप आंसर बताएं कि डियर नर्स जो है उस पेशेंट के केयर में सबसे प्रायोरिटी एक्शन जो है किस पे कंसर्न करेगी. मैंने सीधा नहीं पूछा, अब आप आंसर बताइएगा. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने काफी हद तक चीजें क्लियर कर दी कि मॉर्फिन क्या बदमाशी करेगा, और पेशेंट को मॉर्फिन देते समय डियर नर्स इन चारों में से क्या एक्शन को प्रायोरिटी देगी, क्या एक्शन को प्रायोरिटी देगी. अब आपको आंसर लिखना बच्चों, 4 ऑप्शन है. आई होप कि आप सही आंसर पुट करें. आ गया ना डी आंसर.
अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के इनडायरेक्ट कैसे पूछा जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि मॉर्फिन क्या कर रही थी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर रही थी, और हमें पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाना है, हमें पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाना है। तो हम पेशेंट को कहेंगे बेटा कफ कर, लंबी लंबी सांसें ले, लंबी लंबी सांसें ले, ताकि आपका रेस्पिरेटरी पैटर्न अच्छे से मेंटेन हो, रेस्पिरेटरी पैटर्न जो है अच्छे से मेंटेन हो। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, क्या बात है। डी, ऑलमोस्ट बच्चों ने डी लिखा और डी आपका सही आंसर है। ओके फाइन, अगला एक और एमसीक्यू, एक और मजेदार क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मॉर्फिन टू क्लाइंट विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन? हार्ट अटैक वाले पेशेंट को मॉर्फिन देने का प्राइमरी रीजन क्या, पहला रीजन क्या है? यदि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और हमने उसको मॉर्फिन सल्फेट दिया है, तो इसका रीजन, प्राइमरी रीजन पूछा है, प्राइमरी रीजन पूछा है, क्या सिडेट करेगा मॉर्फिन पेशेंट को, क्या पेशेंट को सिडेट करेगा, क्या क्लाइंट्स के पेन को डिक्रीज करेगा, क्या पेशेंट की एंजाइटी को कम करेगा, और क्या पेशेंट के ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगा। यहां पर दोनों ऑप्शन है, यहां पर पेन वाला भी है, यहां O2 डिमांड वाला भी है। अब आपको सही लिखना है, अब आपको सही करना है। याद रखना, गलती पे एक बार डंडा पड़ेगा बच्चों, बदमाशी की तो सही आंसर लिखिएगा। अभी समझाया और गलत नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली फंटास्टिक। चलो, मॉर्फिन तो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी में, आगे समझ में मॉर्फिन सल्फेट कैसे काम करती है, क्या डोज होता है, क्या पैरामीटर चेक करना है, एंटीडोट कौन है, प्राइमरी कंसर्न क्या है, पिन पॉइंट प्यूपिल कैसे होता है, आ गया समझ में? तो उसको भेज दो बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी में। मैं ले चलता हूं अगली ड्रग के पास, मैं ले चलता हूं आपको नाइट्रोग्लाइसिन के पास, जिसको एनटीजी या एंटी एंजाइनल ड्रग के नाम है। ये क्वेश्चन एग्जाम का, एनटीजी ऑल्सो नाउन एज एंटी एंजाइनल ड्रग, और इसी को कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, इसी को कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए, अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोग्लाइसिन की, एनटीजी की बात कर रहा हूं, एंटी एंजाइनल ड्रग की बात कर रहा हूं, और जिसका मैंने एग्जांपल नाइट्रेट लिखा है, और यहां आईबी इसलिए लिखा, हम बहुत सारे रूट से दे सकते हैं इस ड्रग को, कई रूट से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बट नाइट्रोग्लिसरीन का दूसरा नाम है एंटी एंजाइनल ड्रग, और इसी ड्रग को कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। मतलब आपसे सीधा कोई क्वेश्चन पूछे कि एंजाइना वाले पेशेंट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपको आंसर लिखना है एनटीजी, major vasodilator drug. Nitroglycerin is work as a drug of choice. रेखा रात्रवा, बिल्कुल रेखा ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्वेश्चन बनता है, तो आपको आंसर यही लिखना है, सही आंसर लिखना है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, नूर जहान, O2 डिमांड कम करेंगे तो चेस्ट पेन कम हो जाएगा ना नूर जहान। चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, हार्ट में चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है ना बेटा। जब O2 डिमांड कम कर देंगे तो पेन सबसाइड हो जाएगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा ना। ओके फाइन। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो है, इसका एक एमसीक्यू नॉर्सेट 2021 में भी आया था, 22 में, सॉरी नॉर्सेट 2022 में भी आया था। एनटीजी की मैं बात करूंगा टैबलेट फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में, पैचेस फॉर्म में, अलग अलग तरीके से इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। मैं हर तरीका आपको बताऊंगा, यहां बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे, इस पूरी ड्रग को डिटेल में डिस्कस करूंगा बच्चों, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। क्या क्वेश्चन आया था नॉर्सेट 2022 में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। नाइट्रोग्लाइसिन जो है, वर्क टू रिलैक्स, द ड्रग वर्क टू रिलैक्स स्मूथ मसल and blood vessels in your body. This increase amount of blood and oxygen reach your heart. In turn, your heart doesn't work as hard to reduce chest pain. मतलब क्या हुआ, नाइट्रोग्लिसरीन को हम कह सकते हैं, एनटीजी को कह सकते हैं वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर। अब आपको पता है कि ये ब्लड वेसल्स थी, इधर हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी, और यहां पर क्लॉट जम गया था, जिसकी वजह से ब्लड कम जा रहा था। इसने ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, रास्ता बड़ा कर दिया।
जब रास्ता बड़ा हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की तरफ इंक्रीज होगा, और ब्लड सप्लाई जब हार्ट की तरफ इंक्रीज होगा तो आपके हार्ट की जो डिमांड है वो सबसाइड हो जाएगी, हार्ट को हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो आपका चेस्ट पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका चेस्ट पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पहले आप ये समझना बच्चों, काम कैसे करती है हर ड्रग का, वो तरीका समझना जरूरी है। हाउ द ड्रग वर्क, वो ड्रग काम कैसे करती है, इट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोग्लाइसिन जो है एंटी एंजाइनल ड्रग है, जिसको हम नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं। ये एक तो मसल्स को रिलैक्स करता है, कार्डिक मसल्स को भी रिलैक्स करने में मदद करेगा, साथ में ब्लड वेसल्स जो उसकी मसल्स को भी रिलैक्स करता है, जिससे आपका ब्लड जो है, ब्लड और ऑक्सीजन हार्ट की तरफ आपका बढ़ेगा, जिससे हार्ट जो है उसका वर्क जो है वो कम हो जाएगा, और हार्ट में जो चेस्ट पेन हो रहा था वो चेस्ट पेन जो है सबसाइड हो जाएगा। क्लियर? चेस्ट पेन जो है सबसाइड। अब इसका काम देखिएगा, एक तो मैंने कहा था ये डायलेट करती है कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि बच्चों कोरोनरी आर्टरी ही एमआई तो कर रही थी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ही एमआई कर रही थी बच्चों। इसके अलावा डिक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, प्रीलोड और आफ्टर लोड को डिक्रीज करने का काम भी कौन करता है, एनटीजी करता है। और रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, जो O2 कंजप्शन हो रहा है उसको भी कम कर रहा है। जो मैं प्रीलोड और आफ्टर लोड की बात करूंगा बच्चों डिटेल में, यहां सिर्फ आपको इस नाइट्रोग्लाइसिन ड्रग की बात कर रहा हूं कि एंटीजी एंटी एंजाइनल ड्रग आप देंगे तो ये कैसे आपके एमआई में वर्क करेगा। एक तो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगा, जिससे जो ब्लड हार्ट को पहुंच रहा है वो फ्लो अच्छे से पहुंच पाए। दूसरा प्रीलोड और आफ्टर लोड, इन दोनों को कम करने का काम करता है। प्रीलोड और आफ्टर लोड, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले का लोड और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद का लोड, दोनों को कम करने का काम करता है। दोनों को कम करे, जिसकी वजह से पेशेंट में ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाएगा, O2 की जो कंजप्शन है, जो जरूरत है वो कम हो जाएगी, और वो कम हो जाएगी पेशेंट का चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा, पेशेंट का जो चेस्ट पेन है वो सबसाइड हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको समझना होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि हाउ डज वर्क नाइट्रोग्लाइसिन। तीन चीजें, टू डायलेट कोरोनरी आर्टरी, to decrease preload and afterload, reduce myocardial oxygen consumption. These are three things we'll be conducting by the nitroglycerin drug. समझ में आया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ओके फाइन। अब मजे की बात देखिएगा, किस किस कंडीशन में इस ड्रग को नहीं देते हैं, क्योंकि ये ड्रग हाइपोटेंशन कॉज करता है, तो हाइपोटेंशन वाले को देना नहीं है। दूसरा, ये ड्रग सडन आपका जो है वॉल्यूम कम करता है, तो आईसीपी जिसका बढ़ा हुआ उसको नहीं देना, और एनीमिया वाले को भी नहीं देना, कहीं इनकी ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंपैड करता है, एनीमिया वाले पेशेंट को भी नहीं देना। ये तीनों कैटेगरीज है जिसमें इस ड्रग को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना है। डज नॉट एडमिनिस्टर इफ द पेशेंट सफर हाइपोटेंशन, इंक्रीज आईसीपी और सीवियर एनीमिया। इन पेशेंट को ड्रग अवॉइड करना, बिकॉज हाइपोटेंशन ये ड्रग कॉज करती है, और हाइपोटेंशन पहले ही है, हाइपोटेंशन पहले ही तो नहीं देंगे। आईसीपी बढ़ा हुआ तो सडन लॉस करेगा, इसलिए नहीं देंगे। यदि सडन आईपीसी लॉस हुआ तो पेशेंट को ब्रेन हर्निएशन हो जाएगा, याद रखना। सडन आईसीपी कम हुआ ना तो पेशेंट को ब्रेन हर्निएशन हो जाएगा, उस कंडीशन में भी हमें अवॉइड करना है। और बच्चों सीवियर एनीमिया में भी अवॉइड करना। ये तीन कैटेगरीज है जहां पर हमें नहीं देना, अब मजे की बात आपको बताऊं, नाइट्रोग्लाइसिन ड्रग की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने लिखा इस ड्रग को कौन से रूट से हम दे सकते हैं, सबलिंगुअली। इस रूट के पीछे बहुत बड़ा राज है, वो भी बताऊंगा। सबलिंगुअल का मतलब हो गया अंडर द टंग। आप देख सकते हैं ये रूट जो है सबलिंगुअल रूट है। ये रूट कौन सा है, सबलिंगुअल देने का पर्पज है बाईपास फास्ट पास मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी इन्होंने, मैं दोनों कहानी आपको समझाऊंगा। सबलिंगुअल देने का पर्पस क्या है कि यदि हम सबलिंगुअली देंगे तो बाईपास कर लेगी किसको, फास्ट पास मैकेनिज्म को बाईपास कर लेगी और ड्रग जल्दी से जल्दी काम करेगी, इसीलिए सबलिंगुअली देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या होता है फास्ट पास। देखिए बच्चों, फास्ट पास मैकेनिज्म क्या होता है। एक पर्सन है, ये उसका स्टोमक है,
ये उसका ड्यूडिनम हो गया, ये उसका ज्यूजिनम हो गया, ये उसका अपेंडिक्स हो गया, ये उसका सीकम हो गया, ये इसका असेंडिंग कॉलन, ये असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन, ये सिग्मोइड कॉलन, ये रेक्टम, ये एनल कैनाल और ये एनस। ये जीआई ट्रैक्ट, ये जीआई ट्रैक्ट है। क्या होगा फास्ट पास मैकेनिज्म, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फास्ट पास मैकेनिज्म क्या होता है? ये आपका जीआई ट्रैक्ट है। यदि आपने, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यदि आपने पेशेंट को फास्ट पास मैकेनिज्म के द्वारा ड्रग दी, फास्ट पास मैकेनिज्म के द्वारा ड्रग दी, ये माउथ है, यहां आपने टैबलेट दिया, सुनना, ध्यान से फोकस करना, ये आपने टैबलेट दिया, माउथ से कहां पहुंचा? फैरिंग्स में, फैरिंग्स से कहां पहुंचा? ईसोफेगस में, ईसोफेगस से कहां पहुंचा? स्टोमक में, कहां पहुंचा? स्टोमक में, और स्टोमक में पहुंचने के बाद में यहां प्रेजेंट HCl जो है उस ड्रग को और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देगा। फिर ये ड्रग कहां पहुंची? ड्यूडिनम में, कहां पहुंची? ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से ये ड्रग कहां पहुंची बच्चों? जूजिनम में, ड्यूडिनम से ये ड्रग कहां पहुंची बच्चों? जूजिनम में, ये जूजिनम में ड्रग पहुंची जो रेड डॉट दिख रहा है। अब ये ड्रग क्या होगा? जूजिनम से जो ब्लड वेसल्स है, जूजिनम जो ब्लड वेसल्स है जिसका नाम है मिसेंट्रिक वेन, इसने लाके इस ड्रग को किसको दिया? किसको दिया बच्चों? पोर्टल वेन। किसको लाके दिया? पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन ने इस ड्रग को किसको दिया? लाके लीवर को। और ये क्या है बच्चों? लीवर, लीवर। और लीवर ने क्या किया? राइट और लेफ्ट हिपेटिक वेन से इस ड्रग को ला करके कहां डाल दिया बच्चों? राइट एट्रियम। और ये कौन लेके आ रहा है? वो इंफीरियर वेना कावा लेके आ रहा है। खोपड़ी को खोल के रखो, दो बातें आपको शेयर कर रहा हूं। फास्ट पास मैकेनिज्म की कहानी क्या? फास्ट पास मैकेनिज्म का मतलब आपने ड्रग को माउथ में पुट किया, माउथ से ड्रग कहां पहुंचा? ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में, स्टोमक से कहां पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ड्रग था वो कहां पहुंच गया? ड्यूडिनम, ड्यूडिनम से जिजुनम, जिजुनम से ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, और ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के ये ड्रग कहां पहुंच गया? लीवर में, लीवर से होता हुआ ये ड्रग कहां पहुंच गया बच्चों? हार्ट में, कहां पहुंच गया? हार्ट में। और यहां से ब्लड के द्वारा फर्दर चला जाएगा, ब्लड के द्वारा फर्दर चला जाएगा। फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ये आगे चले गए, और ये मॉलिक्यूल्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ स्टूल के साथ बाहर आ गया। इसका नुकसान क्या है? फास्ट पास मैकेनिज्म का मतलब माउथ से ड्रग को लिया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ड्रग ब्लड में पहुंची, लीवर में पहुंची, हार्ट में पहुंची, हार्ट से ब्लड के थ्रू टारगेटिंग सेल और टिश्यू तक पहुंचा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है कि हमने 500 mg का टेबलेट लिया और वो पूरा 500 mg टारगेट सेल तक नहीं पहुंचा। ये इसका डिसएडवांटेज है। हमने माउथ में टेबलेट को डाला, स्टोमक में HCl ने अटैक किया, कुछ ड्रग ब्लड में अब्जॉर्ब हो गई, कुछ ड्रग स्टूल के साथ बाहर निकल गई, और कम से कम 30 मिनट के बाद इस ड्रग का रिस्पॉन्ड आएगा। डॉक्टर कहता ने जब भी आप कोई टैबलेट लेते तो बोला यार आधे घंटे बाद आराम आ जाएगा, मतलब इस प्रोसेस को 30 मिनट का टाइम लगेगा। आपको सरदर्द होता है, आप कॉम्बिफ्लाम कैप्सूल ले रहे हो और आधे घंटे बाद आपको आराम आता, मतलब कॉम्बिफ्लाम सबसे पहले आपने खाया, माउथ में गया, ईसोफेगस में गया, स्टोमक में गया, स्टोमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि आपने कोई टैबलेट को खाया, वो टैबलेट माउथ में गया, माउथ से होता हुआ ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक में ड्यूडिनम से गया जुजिनम में, और जुजिनम आपको पता है जुजिनम का काम है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना, और ये ड्रग को एब्जॉर्ब कर दिया मिसेंट्रिक वेन के द्वारा, और पोर्टल वेन से होता हुआ ड्रग कहां पहुंच गया बच्चों? लीवर में। और लीवर से आपको पता ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रियम में थ्रू द इंफीरियर वेना कावा। तो आपकी ड्रग कहां पहुंच गई? राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर धीरे धीरे आपके लंग से होता हुआ, ब्लड से होता हुआ आपकी बॉडी में चला गया। बिल्कुल शुभम,
बट कुछ अमाउंट जो था, कुछ मॉलिक्यूल्स थे, वो एब्जॉर्ब नहीं होकर के आगे आपके इलियम में चला गया, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम और स्टूल के साथ बाहर निकल गया। तो जितना अमाउंट दिया उतना अमाउंट ब्लड में नहीं पहुंचा। ये इस फास्ट पास मैकेनिज्म का डिसएडवांटेज है। बाकी ये इजी रूट है, चीपेस्ट रूट है, बट वो डिसएडवांटेज है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। अरे बेटा रेखा वेसो डायलेशन करेंगे। रेखा जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा। इस ड्रग का काम ही है वेसो डायलेशन। ओके फाइन। अब ये ड्रग जो है ये पूरा 30 मिनट का टाइम ले लेता है। आपका ये नाइट्रोग्लाइसिन क्या कहता है कि इफ एडमिनिस्टर सबलिंगुअली, तो ये बाईपास किसको कर देगा? फर्स्ट पास मैकेनिज्म। अब सबलिंगुअली का मतलब हुआ जैसे ही आप जो टैबलेट है उसको अंडर द टंग पुट किया, अंडर द टंग आपने पुट किया, तो अंडर द टंग पुट करने के बाद में ये ड्रग जो एब्जॉर्ब होगी ना, ये एब्जॉर्ब होगी, ये डायरेक्टली सलाइवा के साथ ब्लड में पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी बच्चों? ब्लड में पहुंच जाएगी। तो हमें स्टोमक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जितना डोज दिया उतना डोज ब्लड में पहुंचा और बहुत क्विक चला गया। और ये सब 3 मिनट तक चला जाता है, 3 मिनट तक चला जाता है, सीधा ब्लड में जाएगा। क्योंकि टंग के नीचे जो ड्रग रखते हैं ना, ये सीधा आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं जो सलाइवा को एब्जॉर्ब करते हैं और सीधा ब्लड में खाली कर देते हैं। सीधा हम कहां पहुंच गए? ब्लड में पहुंच गए। और इस तरीके से ये जो ड्रग थी ये 1 से 3 मिनट में काम करना शुरू कर दिया। आईवी रूट के बाद कोई यदि फास्टिंग रूट पूछते हैं तो आंसर लिखना सबलिंगुअली। आईवी 30 to 60 सेकेंड में काम करता है। और उसके बाद दूसरा कोई फास्ट रूट है, वो सबलिंगुअल है बच्चों। वो सबलिंगुअल है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एंड इट मेटाबोलाइज विद इन अबाउट 10 मिनट। वर्क कर देती है 1 से 3 मिनट में और मेटाबोलाइज हो जाती है ड्रग 10 मिनट में। इसीलिए इस ड्रग को सबलिंगुअल दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? बाईपास फास्ट पास मैकेनिज्म मतलब हमें डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं जाकर के सीधा ब्लड में जाना, वो बाईपास किया। रूट कौन सा था? सबलिंगुअली का मतलब अंडर द टंग। और अंडर द टंग जो ड्रग दिया वो 1 से 3 मिनट में काम करना शुरू कर देती है और आपको कहेंगे 10 मिनट में मेटाबोलाइज हो जाती है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछते हैं कि यदि आपको ड्रग दिया सबलिंगुअली कितने टाइम में काम करेगा? आरती सागर समझ में आया बेटा? इप्सिता अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। तो ये तो तरीका हो गया 1 to 3 मिनट में मेटाबोलाइज विद इन अबाउट 10 मिनट्स। और ये बिफोर ड्रग जो है हम सिप ऑफ वाटर भी दिया करते हैं। हाँ दे सकते हैं। समरीन मानो हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट स्टोर मेडिकेशन इन अ डार्क टाइटली क्लोज वाटर। याद रखना ये ड्रग जो है फोटो सेंसिटिव है। NTZ जो ड्रग है, इस ड्रग को कहते हैं फोटो सेंसिटिव ड्रग। क्या कहते हैं बच्चों? फोटो सेंसिटिव ड्रग। और इसीलिए इस ड्रग को जब भी आप रखोगे तो डार्क और टाइटली क्लोज बोतल में रखना, खुले में नहीं रखना है। खुले में नहीं रखना। नीतू समझ में आया? नीतू प्रीति 30 मिनट, प्रीति रजावत 30 मिनट, 30 मिनट लिखना प्रीति। जब भी इस ड्रग को हम स्टोर करते हैं, मैंने लिखा है बिकॉज इट इज अ फोटो सेंसिटिव ड्रग। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि जब भी पेशेंट को नाइट्रोग्लाइसिन ड्रग हम पेशेंट को देते हैं तो उसको कहां स्टोर करना? डार्क टाइटली क्लोज बोतल में। क्यों करते हैं? क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव ड्रग है। इसके कंपोजिशन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं जब वो कहीं भी रेज के कांटेक्ट में आता है। हाँ बिल्कुल ऋतिका, आया समझ में? अब इसको देने का तरीका भी सीखना। हमने ये तो पढ़ लिया कि ड्रग जो है वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करता है, बट हमें ये भी तो सीखना है ड्रग देने का तरीका क्या। देखिए एक्शन टू टेक इफ क्लाइंट विद कार्डियक डिजीज, कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन।
या एनक्लेक्स के 2-4 एमसीक्यू बनते हैं जो इसी पैराग्राफ में मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं। ये सारी कहानी है नाइट्रोग्लाइसिन ड्रग देने के तरीके पे। हमने सब पढ़ लिया, कितने टाइम बाद काम करती है, कैसे काम करती है, सब कुछ हमने देख लिया। हमने ये भी तो देख लिया ये ड्रग 1 to 3 मिनट में रिस्पॉन्ड करती है। एक बार ड्रग दिया तो अगले 5 मिनट के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, यदि किसी पेशेंट को कार्डियक डिजीज है, यदि कार्डियक डिजीज बोल रहा है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो इस ड्रग का डोज देखिएगा। असिस्ट क्लाइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, पेशेंट के पेन के कैरेक्टरिस्टिक को चेक करना, पेशेंट की हार्ट रेट को चेक करना, पेशेंट के रिदम को चेक करना, पेशेंट को ब्लड प्रेशर को चेक करना। ये काम है डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का। और हमें दे देना है नाइट्रोग्लाइसिन 0.3 से 0.4 mg। याद रखिएगा, हमें पेशेंट को ड्रग दे देना 0.3 से 0.4 मिलीग्राम। सुनना, बहुत मजा आएगा सुनना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब ड्रग दे रहे हैं हम पेशेंट को, हमें पेशेंट का चेस्ट पेन कम करना है। यदि हमने पेशेंट को ये ड्रग दिया 0.3 से 0.4 mg और देने के बाद 5 मिनट में इस पेशेंट का पैरामीटर चेक करना, 5 मिनट में। क्योंकि ये ड्रग कितने मिनट में काम करना चाह रही थी, 1 to 3 मिनट में ड्रग रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। हमने 5 मिनट तक इंतजार किया, हमने 5 मिनट तक इंतजार किया। 0.3 से 0.4 मिलीग्राम इस ड्रग को दिया। अगले 5 मिनट के बाद फिर से पेशेंट का चेस्ट पेन के कैरेक्टरिस्टिक चेक किए, फिर से हार्ट रेट को चेक किया, फिर से रिदम को चेक किया, फिर से ब्लड प्रेशर को चेक किया। यदि आराम नहीं मिला ना तो सेकेंड डोज दे देने का, आराम नहीं मिला तो बच्चों सेकेंड डोज दे देने का। यदि रिलीफ नहीं मिला तो सेकेंड डोज देने का। और सेकेंड डोज देने के बाद इफ पेन इज नॉट रिलीव्ड, पेन इज नॉट स्टेबल, तो हमने सेकेंड डोज दिया, सेम डोज 0.3 से 0.4 मिलीग्राम। अभी भी आराम नहीं मिला, फिर हमने चेक किया 5 मिनट बाद पेशेंट का पैरामीटर, तो बच्चों हमें थर्ड डोज दे देना है। तो कौन सा डोज दे देना, थर्ड डोज, सेम डोज 0.3 से 0.4 मिलीग्राम। फिर हमने पैरामीटर को रीअसेस किया, फिर हमने पैरामीटर को रीअसेस किया बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और थर्ड डोज के बाद में भी रिलीफ नहीं मिला, नॉट रिलीफ, तो सीधी सी बात है, हमें डॉक्टर साहब को बता ही देना है कि इस पेशेंट को इस ड्रग की वजह से आराम नहीं मिला है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पहले ये आपको मेथड समझ में आया कि नहीं आया। 3 बार ममता मर्सी 3 times we can administer. First time administer, wait 5 minutes, check parameter. If patient does not respond, second dose. फिर 5 मिनट वेट करना है, फिर पैरामीटर चेक करना है, फिर पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड, थर्ड टाइम, फिर 5 मिनट वेट करना है, फिर पैरामीटर चेक करना है, स्टिल नॉट रिलीज, कॉल द फिजिशियन, कॉल द फिजिशियन। मनोज कुमार, मनोज दोनों आंखें खुली करो, मनोज दोनों आईज को ओपन करो और यहां पर देखो मनोज, रेड कलर को देखो बेटा, आंख को ओपन करके रेड कलर को देखो, इसको कहते हैं डोज। माय डियर मनोज, यू कैन सी फ्रॉम योर बोथ आई 0.3 से 0.4, 0.3 से 0.4, 0.3 से 0.4। मनोज को अगले इंसान का नाम पता है, फिर भी पूछ रहा है नाम क्या है ना? थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा ले बेटा। मनोज, मनोज देखना मेरा बच्चा, डोज दे रखा है, डोज दे रखा है। वो एक पंचायत मूवी में कहते हैं ना, विनोद ए विनोद, सुना ना? तो मेरे मनोज ए मनोज, सुनो ढंग से, सुनो ढंग से बच्चों में लिखा है 3 प्रसन्ना, वी कैन पुटिंग 3 डोज, 3 डोज। Sorbitrate, Deepika, Sorbitrate is a different drug. No, Deepika, no, Deepika. That's a different drug. Okay, fine. अब समझ में आ गया शायद, अब समझ में आ गया। वो आगे पढ़ाऊंगा आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। अभी आप इतना ही समझिएगा, अभी आप इतना ही समझिएगा। आफ्टर थर्ड डोज यदि आराम नहीं है, वी कैन कॉल फिजिशियन, वी कैन कॉल फिजिशियन। ओके फाइन। 3 डोज के बाद शालू जॉन देख रहे हो विनोद, है ना?
नूरजहान हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन है, एंजाइना पेक्टोरिस की तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अगली बार देखिएगा, नेक्स्ट मैंने लिखा है बच्चों ट्रांसलिंगुअल। अगला रूट बच्चों ट्रांसलिंगुअल मेडिकेशन, ये स्प्रे फॉर्म में यूज करते थे। देखिएगा अगेन नाइट्रोग्लाइसिन लिंगुअल स्प्रे आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट स्प्रे अगेंस्ट ऑरल म्यूकोसा, डायरेक्ट स्प्रे अगेंस्ट ऑरल म्यूकोसा, सीधा हम स्प्रे करते हैं। ये दूसरा एक अनादर रूट है जिस रूट के द्वारा नाइट्रोग्लाइसिन को दे सकते हैं। तो ट्रांसलिंगुअल मेडिकेशन वी कैन से स्प्रे डायरेक्टली, स्प्रे अगेंस्ट ऑरल म्यूकोसा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अवॉइड इनहेलिंग स्प्रे, इनहेल नहीं करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मोनिका है ना। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड इनहेल स्प्रे। तो ये एक और रूट मैंने आपको पुट किया जिसको ट्रांसलिंगुअल बोलते हैं। अगला देखिएगा सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू स्वेलो एंड नॉट टू चीव और क्रश। आप देखिएगा मेडिकेशन को ना तो चबाना है, ना इसको क्रश करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को बोलना है सस्टेन रिलीज। माउथ में रख लिया, जैसे जैसे सब्सटेंस को रिलीज हो रहा है उसको स्वेलो करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो याद रखना सस्टेन रिलीज मेडिकेशन के फॉर्म में हम नाइट्रोग्लाइसिन को यूज कर सकते हैं, ट्रांसलिंगुअल मेडिकेशन में नाइट्रोग्लाइसिन को यूज कर सकते हैं, और मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ट्रांसम्यूकोजल बकल मेडिकेशन, transmucosal through mucosa buccal medication to place the medication between upper lips and gum in a buccal area or between cheek and gums। देखिए दो तीन चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, आपको बताऊं ऑरल कैविटी। आप देखिएगा ऑरल कैविटी जो है वो आपका स्टार्ट होता है वी कैन से टीथ, और कह सकते हैं टीथ और टीथ से लेकर के फैरिंग्स तक इसको ऑरल कैविटी। एक हम पढ़ते हैं बकल कैविटी बिटवीन लिप्स एंड टीथ, ये होता बकल कैविटी। हिरेन पटेल होगा कुछ नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर चला जाएगा, पेशेंट को जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेस इफेक्टिव हो जाएगा बेटा, लेस इफेक्टिव हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए बेटा बकल कैविटी एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपके लिप्स होते हैं और टीथ होते हैं, लिप्स और टीथ के जो बीच का एरिया वो है बकल कैविटी। जो लोग टोबैको जर्दा तंबाकू खाते हैं ना, वो दिन भर ऐसे चेहरा रखते हैं, ऐसे है ना, मतलब वो लिप्स और टीथ के बीच में कचरा भर लेते हैं, उस कैविटी का नाम है बकल कैविटी। क्या नाम है? बकल कैविटी। टीथ से अंदर एंट्री कर जाओगे फेरिंग्स तक की ऑरल कैविटी होगा। क्या होगा? ऑरल कैविटी। तो मैंने यहां पर पुट किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहां पर पुट किया कि यदि पेशेंट जो सस्टेन रिलीज मेडिकेशन है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्वेलो नॉट टू चीव और क्रश, दैट इज अ सस्टेन रिलीज। और ट्रांसम्यूकोजल बकल मेडिकेशन की बात करूं तो हमें कुछ नहीं करना है, पेशेंट को बकल कैविटी के अंदर ड्रग को पुट कर देना है, और ये ड्रग जो है और धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा ब्लड में पहुंच जाएगा। तो ये कुछ एडिशनल रूट है, अदर रूट से, ये कुछ अदर रूट से। बट बताना चाहता हूं नॉर्सेट ने क्या पूछा, तो वो आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। नॉर्सेट ने पूछा था ट्रांसडर्मल पैचेस के बारे में। ये एमसीक्यू 2022 के नॉर्सेट में पूछा गया था, 2022 के नॉर्सेट में पूछा गया था बदमाश बच्चों। Transdermal patches, apply patches to a hairless area using new patch in a different sites. Transdermal patches जो है, आपको इस इमेज को देख करके लग रहा है बच्चों ये पैचेस है, ये नाइट्रोग्लाइसिन के पैचेस है, एनटीजी के, ये नाइट्रोग्लाइसिन के पैचेस है। Transdermal patches, apply patches to hairless area using new patch in a different site, ऐसा पैकिंग आता है। Instruct client to remove patch after 12 to 14 hour, allowing 10 to 12 patch free hours each day
टू प्रिवेंट टॉलरेंस, अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ाने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे पैचेस फ्री रहना है और अराउंड 12 टू 14 आवर पैचेस लगा के रखना है। और पैचेस कहां लगाओगे? जहां बॉडी पे हेयर्स नहीं है, जहां बॉडी पे हेयर्स नहीं है उस पैचेस के द्वारा, पैचेस से आपके हेयर फॉलिकल्स के द्वारा that substance will absorb in your blood, ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। मैंने क्लियर लिखा, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमूव पैचेस आफ्टर 12 टू 14 आवर। हमें 12 से 14 घंटे के बाद पैचेस को निकाल लेना है और 10 से 12 घंटे कम से कम पैचेस फ्री रखना है साइड को, ताकि हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ सके। वी कैन टॉलरेट पैचेस, वी कैन टॉलरेट। और ये इस तरीके से आपको मार्केट में अवेलेबल होता है नाइट्रोड्यूर के नाम से, नाइट्रोग्लाइसिन, और अलग अलग 0.4 mg पर आवर यहां लिखा हुआ है। देखिए जैसे मैंने आपको डोज पढ़ाया था, ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये एक और रूट है, ये एक और रूट है माय लविंग फ्यूचर। हेयरलेस एरिया रेखा, जहां पर बॉडी में हेयर कम्स होते हैं, उन हेयरलेस लाइक लेटरल आर्म्स हो सकता है, मीडियल आर्म्स हो सकता है, ये हेयरलेस एरिया। इसके अलावा टॉपिकल ऑइंटमेंट, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन का ऑइंटमेंट भी आता है, ध्यान रखिएगा, हर फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। नाइट्रोग्लिसरीन हर रूट के लिए अवेलेबल है। टॉपिकल ऑइंटमेंट, स्क्वीज ऑइंटमेंट ऑन द एप्लीकेटर पेपर, स्प्रेड 6 by 6 इंच एरिया, मतलब हमने पेपर पे ऑइंटमेंट लिया 6 by 6 इंच, 6 by 6 इंच एरिया में हमें इसको स्प्रेड कर देना, हमें इसको स्प्रेड कर देना है। इस तरीके से हमें ऑइंटमेंट को लगाना है। आपकी कहां लगा सकते हो? आप चेस्ट पे लगा सकते हो, आप बैक पे लगा सकते हो, एब्डोमेन, अपर आर्म्स और एंटीरियर थाई। और याद रखना फिर से हेयरी एरिया को अवॉइड करना है और प्लास्टिक रैप कर देना है, प्लास्टिक रैप कर देना इसके ऊपर, ताकि ये फर्दर स्प्रेड ना हो। हाँ बिल्कुल एकता, बिल्कुल ग्लव्स वियर करना बहुत अच्छी बात है। तो ये है टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाने का तरीका। 6 by 6 इंच, 6 by 6 का मतलब जो सेंटर पॉइंट है 6, 6, 6 और 6 इंच का ये जो एरिया है, यहां पर हमें ऑइंटमेंट को अप्लाई करना है। और ये अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल टू एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। आया समझ में? आया समझ में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? तो ये ड्रग थी एंटीजी, बड़ी तगड़ी हट्टी कट्टी ड्रग है। वेसो डायलेटर, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर रहा है, तो कंजप्शन को कम कर रही है ना। और इस ड्रग का बड़ा रोल है एमआई वाले पेशेंट को। हमने जो मोना पढ़ा, मोना की शॉर्ट फॉर्म में भी नाइट्रोग्लाइसिन था। और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन, हाँ सालू जॉन कर सकते बेटा, चेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हेयरलेस एरिया हो तो थोड़ा इजी टू अप्लाई होता है, इजी टू एब्जॉर्ब होता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए ना, तो आप घबराना नहीं। ज्यादातर जो है ये आपको ऐसा पूछेंगे कि कितने डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, रिस्पॉन्ड नहीं, कॉल द फिजिशियन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। दूसरा मैंने कहा सब लिंगुअली टाइम 1 to 3 मिनट्स में। और रूट कौन सा था? वो फास्ट पास मैकेनिज्म को हम लोग बाईपास कर रहे थे। और कुछ अदर जो ड्रग्स है, अदर जो आपके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी मैंने बताया। आ रहा समझ में? लोड भारी तो नहीं पड़ रहा है ना, जैसे जैसे हम कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है। आपने देखा होगा पिछले लगभग हमने अराउंड 15 से 17 घंटे क्लासेस पढ़ ली, अभी तक हम लोग एमआई तक पहुंचे। बट जो पढ़ रहे हैं बच्चों, लाइफ लॉन्ग पढ़ रहे हैं, है ना। और नॉर्थ सेट के लिए काफी टाइम है, सब कुछ क्लियर करना है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, है ना। ओके फाइन, नेक्स्ट ड्रग की तरफ चलता हूं। दैट वी कैन से ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एमआई आएगी एंटी प्लेटलेट थेरेपी। कभी कभी एक वर्ड सुना होगा ब्लड थिनर, ये तो जरूर सुना होगा, खून पतला करने वाली मेडिकेशन, ब्लड को पतला करने वाली मेडिकेशन, ये तो सुना है। ब्लड को पतला करने वाली मेडिकेशन, ये तो सुना है ना बच्चों। एंटी प्लेटलेट थेरेपी, ब्लड थिनर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ब्लड थिनर इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोडक्शन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट,
रिजल्टिंग इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। आप याद करना, बिल्कुल समरीन, इट्स ओके। देखिए एंटी प्लेटलेट क्या करिए, मैंने आपको शुरू में कहा था, ये है बच्चों कोरोनरी आर्टरी, ये है कोरोनरी आर्टरी, दिस इज योर कोरोनरी आर्टरी, ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है, ये आपका फैट और लिपिड का डिपोजिशन है, फैट और लिपिड का डिपोजिशन है, ध्यान से देखना, फैट और लिपिड का डिपोजिशन है। ये प्लेटलेट था, ये प्लेटलेट था डिस्क शेप का, और प्लेटलेट जा करके यहां पर क्लंप बना गया, इसी फैट और लिपिड के साथ क्लंप बना गया, एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट हो गया, जिसकी वजह से आपके ल्यूमन का जो स्पेस है वो कम हो गया। ये तो सुना था ना, ये तो सुना था ना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू पूजा। अब क्या हुआ, हमें प्लेटलेट को इकट्ठा होने से रोकना, बिकॉज प्लेटलेट वर्क एज ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट वर्क एज ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से बचाने के लिए एक ड्रग का यूज करना होता है। इस ड्रग का नाम है एंटी प्लेटलेट थेरेपी, और वी कैसे ब्लड थिनर इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोडक्शन। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोडक्शन को रोकेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को रोकेगा, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन आपका इनहिबिट होगा। ये ड्रग के काम करने का तरीका बता रहा हूं, ये ड्रग के काम करने का तरीका बता रहा हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ये ड्रग कौन सी है ना, पता है ना आपको, एस्प्रिन। और ये क्वेश्चन एग्जाम का बड़ा फेवरेट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज है, और आज आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन आएंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MI, ज्यादातर बच्चे लिखते हैं मॉर्फिन सल्फेट, आज सीख लेना एस्प्रिन। कौन सी है ड्रग ऑफ चॉइस? एस्प्रिन। खोपड़ी में फिट कर लो बेटा, मॉर्फिन वाला डाटा डिलीट कर लो, आज से नया डाटा फीड कर लो। MI की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो मॉर्फिन, एंजाइना का पूछे तो एंटीजी। एस्प्रिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, 75 to 150 मिलीग्राम डेली, 75 to 150 मिलीग्राम डेली ये ड्रग को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं इफ द पेशेंट इज सफरिंग विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। दूसरा एग्जांपल एंटी प्लेटलेट का मैंने यहां पर पुट किया बच्चों, क्लोपिडोग्रिल। ये वर्ड बड़ा कॉमन है, ये वर्ड बड़ा कॉमन है, क्लोपिडोग्रिल विथ हेल्ड ए वीक बिफोर कार्डिक सर्जरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअली जब हम पेशेंट को CABG करते हैं ना बच्चों, CABG ये हार्ट की ऑपरेशन है, इसको कार्डिक सर्जरी है, तो CABG से पहले, क्योंकि CABG करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना ना बदमाश बच्चों, CABG करेंगे, CABG को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो दिल को पूरा ऐसे खोलना पड़ता है, हार्ट को पूरा ओपन करना पड़ता है, तो कट लगाएंगे, और ऑलरेडी ब्लड थिनर यदि पेशेंट ले रहा होगा तो ज्यादा ब्लीडिंग का रिस्क होगा। यदि पेशेंट ब्लड को पतला करने वाली ड्रग पहले से ले रहा है, ब्लड को पतला करने वाली ड्रग पहले से ले रहा है, ड्रग को बंद नहीं किया, तो जैसे ही आप इंसिजन दोगे तो आपका ब्लड जब ब्लीडिंग करने लगेगा तो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो हमें पहले इस ड्रग को बंद करना है, पहले इस ड्रग को बंद करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट ड्रग वी कैन से क्लोपिडोग्रिल withheld before 1 week of cardiac surgery. This is your competitive exam MCQ। कई बार पूछते हैं वो कौन सी ड्रग है जो कार्डिक सर्जरी से 1 वीक पहले होल्ड कर देते हैं, तो लिखना क्लोपिडोग्रिल। या एंटी प्लेटलेट ड्रग को कब होल्ड करते हैं, तो 1 वीक प्रायर। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक रहा है, प्लेटलेट ब्लड क्लॉट का काम कर रहा है, और ये ड्रग जब प्लेटलेट को ब्लड क्लॉट का काम नहीं करने देगी तो आपकी बॉडी से ब्लीडिंग और सीवियर हो जाएगा, ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? That you understand everyone? Okay, fine. एक और इंफॉर्मेशन लिए बता देता हूं, एस्प्रिन जो है never given patient with that is a heparin कोई पेशेंट ले रहा है तो एस्प्रिन नहीं देना है, वारफरिन कोई पेशेंट ले रहा है तो एस्प्रिन नहीं देना है, हीमोफीलिया का पेशेंट है तो एस्प्रिन ड्रग को नहीं देना है। ये तीनों ब्लीडिंग कॉज करते हैं, ये तीनों क्या कॉज करते हैं? ये तीनों ब्लीडिंग। हेपरिन दोगे, हेपरिन का साइड इफेक्ट क्या है बच्चों? ब्लीडिंग।
वारफरिन का साइड इफेक्ट क्या बच्चों? ब्लीडिंग। दैट हीमोफीलिया जो है ऑलरेडी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से होता है, और अपने पेशेंट को हिपरिन दे दिया तो धमाके कर देगी। तो इन तीनों कंडीशन में हिपरिन नहीं देते हैं। हिपरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सॉरी एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बच्चों, और एस्प्रिन जो है इन तीनों में अवॉइड करना, तीनों में एस्प्रिन अवॉइड करना है। क्लोपिडोग्रिल व्हेन वी कैन स्टॉप 1 वीक प्रायर स्टार्ट द सीएबीजी। एक वर्ड लिखा बच्चों, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखना, एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। में क्वेश्चन आता है क्यों? बिकॉज कैन कॉज रेज सिंड्रोम। आपका जो लिवर है और आपका जो ब्रेन है ये डैमेज हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रेज सिंड्रोम, इसी को हम कहते हैं रेज सिंड्रोम। क्योंकि यदि एस्प्रिन दिया बच्चों को, क्वेश्चन यही आता है कि बच्चों को एस्प्रिन क्यों नहीं देते? ये एमसीक्यू कई बार आया, व्हाई शुड नॉट एडमिनिस्टर, क्यों हम बच्चों को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं एस्प्रिन को? तो आपको आंसर लिखना है कि बेबी को क्या हो सकता है, बेबी को रेज सिंड्रोम हो सकता है। रेज सिंड्रोम, रेज सिंड्रोम का मतलब बच्चे का लिवर और ब्रेन डैमेज हो सकता है, बच्चे का लिवर और ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें अवॉइड करना, इसलिए हमें अवॉइड करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट इज एग्जैक्ट वे कि हम क्यों नहीं देते एस्प्रिन बच्चों को। तो आपको लिखना रेज सिंड्रोम कॉज होता है। कौन सी ड्रग को 1 वीक पहले बंद कर देते हैं? एमआई की सर्जरी से क्लोपिडोग्रिल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआई कौन है बच्चों? एस्प्रिन। डोज कितना देता है? 75 to 150 mc पर डीएल, सॉरी पर एमजी डेली। जीआई ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, ब्रूसिंग हेमेचूरिया कॉज कर सकता है, टेरी स्टूल जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। बट याद रखना, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन विद फूड इफ जीआई अपसेट इज अकर। यदि पेशेंट को जीआई अपसेट है तो फूड के साथ मेडिकेशन लेंगे, और पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम जो है वो मॉनिटर करना है। नॉर्मली जो ब्लीडिंग टाइम है वो 3 to 6 मिनट का है, 3 to 6 मिनट का है, और पेशेंट का जो सीटी होता है वो 3 to 8 मिनट्स का होता है, 3 to 8 मिनट का, जिसको हम कहते हैं क्लोटिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम मॉनिटर करना है। लोडिंग डोज को बच्चों हम बोल सकते हैं दीपिका, इनिशियल डोज बोल सकते हैं। जो अमाउंट हम एक बार में देंगे उसको लोडिंग डोज या इनिशियल डोज बोल सकते हैं। तो दैट इज अ वे, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन विद द फूड इफ पेशेंट डज हैव जीआई अपसेट। तो ये आपकी ड्रग हो गई बच्चों एस्प्रिन। ये कौन सी ड्रग हो गई? एस्प्रिन ड्रग हो गई। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। आज हमने पढ़ा ईसीजी फॉर पर्टिकुलर एमआई, ईसीजी के बाद हमने पढ़ा एंजियोग्राफी या कार्डियक कैथेटाइजेशन, टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट। मैनेजमेंट में इमरजेंसी मैनेजमेंट में पढ़ा मोना। कोई बच्चा नाराज मत हो जाना मोना शब्द से। मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लाइसिन और एस्प्रिन। फिर आ गए हम लोग मॉर्फिन के पास, फिर चले गए नाइट्रोग्लाइसिन के पास, फिर वापस आ गए एस्प्रिन के पास। 3 ड्रग, डिटेल एक्सप्लेनेशन, तीनों पे बनने वाले एमसीक्यू। आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दिया। दोनों सेम ड्रग है, साहिल शैली दे, दोनों सेम ड्रग है। अब मैं मुलाकात करूंगा कल, अपना रिव्यू जरूर मेंशन करें। हाउ यू फील आफ्टर ज्वाइनिंग जेएनसी, व्हाट इज योर इंप्रूवमेंट आफ्टर ज्वाइनिंग जेएनसी। और मैं कहता हूं मेरे बच्चों से कि आपको इस लायक बना दूंगा कि दुनिया में कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं होगा। अभी तो शुरुआत है, असली पिक्चर अभी बाकी है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।